बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, किबरिया साहब, निज़ामुद्दीन, तनवीर और बाकी असातिज़ा का और NCISM का कि आपने हमें इसके लिए जो है मौका दिया कि इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट हों और इनको ये बता सकें कि सर्जरी यूनानी में है, नहीं है, क्या है और इसके क्या आउटकम है और क्या फ्यूचर है और किस तरह से हम उसमें अपने जो है योगदान दे सकते हैं और अपना हम सहयोग कर सकते हैं। इन बच्चों को जो है ख़ास तौर से किस तरह से ये बताया जा सके कि ये सर्जरी इसमें आने के बाद किस तरह की जा सकती है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं इस बात को कि चूँकि बच्चे नए आए हैं, इनका एडमिशन हुआ है और इस एडमिशन के बाद इन्हें इस बात की बड़ी तवक्को होती है। पहले शुरू में होता है कि हम यूनानी में आ गए, क्यों आ गए? इससे अच्छा हम कहीं और होते। तो ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला चुनता है, हम नहीं आते। कहीं भी कोई नहीं जाता, हम भी नहीं आए। हम भी पहले सोचते थे कि मेरा ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। लेकिन हम जहाँ आते हैं, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। हर चीज़ में जहाँ आप कोशिश करें वहीं अल्लाह जो है आपको जो है वो उसमें तरक्की देगा, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम खुद जो है वो पढ़ते नहीं हैं, खुद मेहनत नहीं करते हैं। तो बाकी चीज़ों में ये होता है कि हम पिछड़ जाते हैं। सब्जेक्ट ना हिंदी बुरा है, ना उर्दू बुरा है, ना मैथ बुरी है, ना साइंस बुरी है, ना मेडिकल प्रोफेशन, ना यूनानी, ना आयुर्वेदा, कोई चीज़ बुरा नहीं है। बस ये कि आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ टॉप पे होना चाहिए। जो क्लास वाइज आपको एक टीचिंग चाहिए, जो आप क्लास वाइज आपको नॉलेज का गेन चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और जब वो नहीं होता तब हम जो है इसमें प्रॉब्लम हो रही होती है। हमारे स्क्रीन चेंज हो रहा है निज़ाम? निज़ाम स्क्रीन चेंज हो रहा है? नहीं नहीं सर, अभी वही वही शो हो रहा है जो टाइटल वाला है सर। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है? अब हो गया सर। जी जी अब हो गया चेंज? जी जी जी। ठीक है। तो अगर हम यूनानी की बात करें तो ऐसा नहीं है जब कोई सर्जरी जो है गिफ्ट फ्रॉम यूनानी है। यूनानी की तरफ से एक गिफ्ट है जिसको बाकी लोगों ने एडवांसमेंट की तरफ गए और हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। और इसमें जाहिर सी बात है हम सभी का रोल है। जो लोग उस ज़माने में लोग रहे और आज हम लोग भी हैं, अब धीरे धीरे इसका रिवाइवल हो रहा है। और रिवाइवल में चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे यूनानी हो, इन सब में सर्जरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब ये जो काम हम छोड़ दें, अब दोबारा फिर से शुरू करें तो तकलीफ और परेशानी और दिक्कतें शुरू में तो होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें शुरू होती हैं। तो अगर हम उस ज़माने की बात करें जब ये क्या में सर्जरी बिल्कुल नापायद थी और कुछ भी नहीं था, उस ज़माने में लोगों ने बड़ा काम किया और हम सोचते हैं कि वो बड़े सर्जन्स थे। तो उन बुनियाद पे हमारे कंटेंट्स के एतबार से हम कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों में, बताने की यूनानी में सर्जरी है या नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ तो हमें ये पता होता है यूनानी में कैसी सर्जरी, यूनानी में कैसा एनास्थीसिया, यूनानी में कैसी ऑर्थोपेडिक्स, यूनानी में क्या चीज़ है, या हमारे पास कोई लिटरेचर है या नहीं है। तो इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि हिस्ट्री क्या है हमारी यूनानी की, यूनानी में कुछ सर्जन्स गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं, क्या क्या प्रोसीजर वो किया करते थे और कैसे करते थे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे या नहीं थे यूनानी में, कोई क्या एडवांसमेंट हुआ, एनास्थीसिया में क्या रोल था। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होता क्या है, वो सर्जरी है क्या चीज़। सर्जरी जो है, सर्जरी is a branch of medicine that deals with the physical manipulation of a bodily structure to diagnose, prevent and cure an ailment। यानी किसी भी ऐसे मर्ज को कि जिसमें हम फिजिकली मैनिपुलेट करके बॉडी स्ट्रक्चर को डायग्नोज करना, उसको प्रिवेंट करना या क्योर करना। तो इलाज के डिफरेंट तरीके हैं, मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल रेजिमिनल थेरेपी, या आपकी है दवा के ज़रिए इलाज, या इलाज बिल याद। तो जब तक कोई इन चारों में से कोई भी चीज़ छूटी होगी तो पूरी पैथी कंप्लीट नहीं होती। यानी डाइट के ज़रिए इलाज हो रहा हो, या तकबीर के ज़रिए इलाज हो रहा हो, या दवा के ज़रिए इलाज हो रहा हो, या सर्जरी के ज़रिए इलाज हो रहा हो। माफ़ करिए। तो अब हमारा टॉपिक ये है कि हमें ये बताना है कि सर्जरी क्या चीज़ है और किस तरह से सर्जरी में इंटरेस्ट क्रिएट हो, किस तरह से हम आगे बढ़ें और हम आगे उसमें बढ़ सकते हैं। तो सर्जरी में आगे बढ़ने के लिए हमें सर्जरी के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि हमारे जो लोग रहे हैं उन्होंने किस तरह से सर्जरी में काम किया है। तो अगर हम पुराने बातों में देखें तो इलाज बिल जो एंशियंट टाइम में रहा है, वो जनरल सर्जरी किया करते थे, प्रोक्टो सर्जरी किया करते थे, आप सर्जरी किया करते थे, ब्रेन सर्जरी करते थे, लेप्रोटमी किया करते थे, इवन प्लास्टिक सर्जरीज भी किया करते थे।
अगर हम एविसीना की बात करें तो इंट्यूबेशन, जो आज हम सोचते हैं कि इंट्यूबेशन क्या चीज़ है, तो इंट्यूबेशन उस ज़माने में बाकायदा इंडोट्रेकियल ट्यूब भी वो एविसीना ने बनाया था, और उस ज़माने में इंट्यूबेशन वो किया करते थे, लेकिन ऑन दैट टाइम वो जीए देने के लिए नहीं करते थे, बल्कि टू फैसिलिटेट द ब्रीदिंग, उसके लिए किया करते थे। तो इसी तरह से अगर हम कुछ लीजेंड्स की बात करें, कौन कौन लोग गुजरे हैं जो यूनानी में जिन्होंने बड़ा काम किया है सर्जरी पे, तो जैसे आप फादर ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं हिप्पोक्रेट, उससे पहले भी था, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। बकरात, जालिनूस, इब्न ज़ुहर, इब्न अल-क़ुफ़, अबुल क़ासिम ज़ुहरावी, अली इब्न अब्बास मजूसी, बोलिसीना, ज़करिया रज़ी, तो कुछ नाम हैं जो आपको दिए गए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। तो इस 1 घंटे में सबके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है कि सबके बारे में बताया जा सके किसने क्या काम किया और कैसे किया। तो अगर हम बकरात की बात करें तो बकरात ने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो आर्थोपेडिक्स पे किया, आर्थोपेडिक्स पे किया, ज़ख्म पे किया, ज़ख्म भरने पे किया, बवासीर पे किया, पाइल्स पे किया, फिस्टुला पे किया। तो इनकी किताब है किताबुल अल-कस्र वल जब्र, यानी आर्थोपेडिक्स पे किस तरह से हम आर्थोपेडिक फ्रैक्चर को डील करते हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी कि उन्होंने उस ज़माने में जो इसका ट्रीटमेंट दिया आर्थोपेडिक्स का, और अगर कहा जाए एक टर्म में तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया कि रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन, यानी अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ हो तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। और टिल डेट आज इसी बुनियाद पर उसूल इलाज पर पूरा आर्थोपेडिक्स वर्कआउट करता है, यानी फ्रैक्चर का आज भी मॉडर्न मेडिसिन में एक ही ट्रीटमेंट है, रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। उसका तरीका जो भी हो, उसके मॉड जो भी हो, वो किसी भी तरीके से किया जाए, लेकिन वो करना है। इसी तरह से इन्होंने डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर के बारे में जो बयान किया, जो तरीका बताया उसको रिड्यूस करने का, आज भी वही चीज़ जो है वो मौजूद है एज इट इज़, कोई उसमें चेंज नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम देखें तो उस ज़माने में जबकि कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था, जबकि कोई पैरामीटर्स नहीं हुआ करते थे, चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उस ज़माने में लोग क्या करते थे कि किसी का हाथ टूट गया, कुछ हो गया, तो उसमें लकड़ियों को लगा के, लकड़ियों के टुकड़ों को लगा के और हाथों को रिड्यूस इमोबिलाइज कर दिया जाता था किसी चीज़ से बांध के उसको। तो इसी तरह से इन्होंने अमल बिलियद यानी कॉटराइजेशन पे, सूचर पे, रिडक्शन इमोबिलाइजेशन पे तो काफ़ी काम किया और उसको लेके ये आगे बढ़े। अभी बाकी अगर हम आगे और देखें तो इन्होंने ट्रामा सर्जरी पे काम किया, बोन सर्जरी पे काम किया, फ्रैक्चर, जॉइंट्स, इवन ग्राफ्ट्स पे काम किया, वुंड इन द हेड में जो है उस पे काम किया, सोर पे, वुंड पे, हेमराइड, फिस्टुला, फ्रैक्चर एंड जॉइंट्स, गायनिकोलॉजिकल सर्जरीज पे भी काफ़ी काम इनके मिलते हैं किताबों में। और ये सब चीज़ें किताबों में मेंशन है, उन्होंने जो काम किया, जिस लेवल का काम किया, जिस पे रिसर्च होकर आज हम इस लेवल पे मॉडर्न साइंस पहुंची है। तो इन्होंने जो 2 उनकी बहुत अहम किताब जो सर्जरी से रिलेटेड है वो है किताबुल कातेटोरियम और किताबुल कसवज्जा। तो 3 वॉल्यूम पे पहली किताब है इनकी, और ये किताब बताती है सर्जरी, सूचरिंग, फ्रैक्चर, बोन फिक्सेशन, नुतूल और फॉर्मेंटेशन। और जो कसवज्जा है इसमें अबाउट द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, इसके बारे में आप इन किताबों को रुजू कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने उसका जिक्र किया है और किस तरह से बात की। हाँ, इतना एडवांसमेंट के तौर पे नहीं लिखा हुआ जितना आज है, क्योंकि ये हज़ारों हज़ार साल पुरानी चीज़ें हैं। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एक चीज़ों को स्टार्ट किया, और ये एक सीरीज ऑफ वर्क होता है एडवांसमेंट का, और सीरीज ऑफ वर्क होते होते आज एडवांसमेंट में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम उन्हीं उसूल की बुनियाद पर आज पूरे डिपार्टमेंट, पूरे ऑर्थोपेडिक सेक्शन तैयार हो चुका है। तो उन्होंने किस तरह से बकरात के इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए थे और किस तरह से उन्होंने लाइगेशन किया था, किस तरह से गर्म लोहे को गर्म करके और दागते थे, यानी उसको अमले कई कहते थे। आज यही जो अमले कई है, इन्हीं अमले कई की बुनियाद पर जो हम किसी को चलाते हैं, आज जो है रेडियोथेरेपी और बाकी चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आज उसका एडवांसमेंट के तौर पर कैंसर के सारे ट्रीटमेंट इन्हीं अमले कई की बुनियाद पर किए जाते हैं। तो लुब्रिकेंट का यूज़ कराया, किस तरह से हम लुब्रिकेंट कर सकते हैं, इंडोस्कोप का कंसेप्ट दिया, किस इंडोस्कोप में से भीतर को देखना। तो सबसे पहले इन्होंने एनोस्कोप बनाया और एनल कैनाल का एग्जामिनेशन बाकायदा इन्होंने करना शुरू किया, और आगे चल के प्रोक्टोस्कोप, फिर इंडोस्कोप और बाकी चीज़ें कन्वर्ट करते करते लेप्रोस्कोप, इस पर बुनियाद पड़ी। तो किस तरह से बकरात अपने मरीज़ों को देखते थे, एग्जामिन करते थे, उसका इलस्ट्रेटिव व्यू आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। कि इन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी डॉक्टर के लिए एक ओथ होनी चाहिए, उस ओथ के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो, आपको नेट पे हर जगह ये चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी कि उस ज़माने में उन्होंने जो पॉइंट दिए आज भी वही पॉइंट मौजूद है, उसमें से कोई भी चेंज नहीं है। और उसी बुनियाद पे आज भी जो है, ये पहले ओथ का कल्चर था, बाकायदा ओथ ली जाती थी,
अब वो तो कल्चर नहीं रहा, लेकिन आज भी ये ओथ राइज है मेडिकल प्रोफेशन। इसी को आगे बनाते हुए जैसे आपने देखा ये एक अमेरिकन चैनल है, और अमेरिकन चैनल के ये एक वो है आपका टेम्पलेट। उस टेम्पलेट पर दिया हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ लेप्रोस्कोपी हुई कैसे। तो एडवांसमेंट इन सर्जरी ये चैनल है यूएस का। 2017 में इनका एक राइट रिजर्व है। इन्होंने इजिप्शियंस ऑब्जर्व द नेचुरल ऑरिफिसेस, नेचुरल ऑरिफिसेस को देखना और उसका स्कोप बनाना और उसके बारे में जानना कि वो जानते थे कि किस तरह से अंदर देखा जा सकता है। इसी को बुनियाद बनाया गया है कि अंदर देखा जा सकता है। तो फिर 19वीं सेंचुरी में उसमें लाइट की खोज हुई और उसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट किया गया कि लाइट सोर्स को ऐड किया जाए। फिर 20वीं सेंचुरी में उसमें ऑटोमेटिक इंसफलेशन की तरफ बढ़ गया कि एयर की एंट्री कैसे की जा सकती है। और फिर इसकी इसी बुनियाद पे आगे चलता चलता जो इवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई लेप्रोस्कोपी, यानी लेप्रोस्कोपी, फिर बाकी और चाहे वो अब आगे चल के आर्थोस्कोपी हो, चाहे न्यूरोस्कोपी हो, चाहे किसी भी टाइप की लैरिंगोस्कोपी हो, सारी स्कोपी का बुनियाद पड़ी, जिसका बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ बुकरात का था। इसी तरह से आप देखिए बुकरात ने किस तरह से एनोस्कोप का फॉर्मेशन किया था, और इसी तरह से ये जो है हिपोक्रेटिक हिपोक्रेट्स ने सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है एंडोस्कोपी डेट्स बैक हिपोक्रेटिक टाइम का। तो किस तरह से ये इन सपोजिटरी का यूज किया करते थे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को किस तरह दूर किया करते थे एनल एग्जामिनेशन करके, और उसी की बुनियाद पे आगे चले काम। चलिए इनकी बात को तमाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जालिनूस इन्होंने एनाटमी पे बड़ा काम किया, क्योंकि बगैर एनाटमी के सर्जरी बड़ा मुश्किल था। तो उस जमाने में एनाटमी यानी इंसान की चीरफाड़ बड़ी मुश्किल थी, कि इंसान की चीरफाड़ एक बड़ी गुनाह की बात हुआ करती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत दिखाई, जानवरों से स्टार्ट किया, फिर इंसानों की कब्रों से लाशें निकाल के उनका ऑपरेशन किया करते थे, और धीरे धीरे उनकी एनाटमी जानते थे। बहुत प्रिमिटिव लेवल की जानकारी एनाटमी की आई, जिससे रिवोल्यूशनाइज्ड हुआ अमले जराहत, यानी जराहत के अमल को रिवोल्यूशनाइज बगैर एनाटमी के नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि एनाटमी का जानना जरूरी है। अगर आप सर्जन बन रहे हैं या आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो एनाटमी का जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट इन्होंने दिया एनाटमी, जो बहुत ही प्रिमिटिव लेवल की एनाटमी थी। बाद में उसमें काफी एडवांसमेंट आए, माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ, 3D हुआ, 2D हुआ, इस तरह से बहुत सी चीजें उसके व्यूज आए। तो उसके बाद काफी चेंजेस उसमें आए। कंसेप्ट ऑफ एनीमा दिया, वुंड की ड्रेसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात की। फिर उन्होंने डिसेक्शन, किस तरह से एनिमल का डिसेक्शन किया जाए, यानी अप्लाइड एनाटमी पे गौर किया कि अप्लाइड एनाटमी क्या है। यानी आपको अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है तो आपको पता होना चाहिए अपेंडिक्स की लोकेशन कहाँ है, उसका साइट कहाँ है, उसका किस जगह वो पाई जा रही है, उस पर कितनी नॉर्मल पोजिशंस हो सकती है। इन सब चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया। फिर उन्होंने कहा कि यूरिन जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यानी एक ही साइड बह सकता है, वापस नहीं जा सकता यूरिन। इसी तरह से डायफ्राम का रोल बताया कि रेस्पिरेशन में किस तरह से है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात की कि पेन रिलीफ में ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का सबसे अहम रोल है। यही पेन को सेंस करते हैं और यही पेन को बताते हैं। तो इससे ये बुनियाद आगे पड़ी कि किस तरह से अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो ऑपरेशन को आसान किया जा सकता है एनास्थीसिया के जरिए, कोई ऐसी दवा दी जाए। इसी तरह से इन्होंने मसल्स और उनके अरेंजमेंट की बात की। तो दैट मीन्स अगर उस जमाने में सब बात की जब साइंटिफिक एवोल्यूशन नहीं था तो बड़ी बात थी, जिसपे हम लोगों ने काम नहीं किया और हम लोग काफी सुस्त मोहरी का शिकार रहे। इसी तरह से इनका बड़ा नाम आता है इब्न ज़ुहर का या इब्न ज़र का। इन्होंने भी कई किताबें लिखी भी। इन्होंने मरीज को देखने की कैटेगराइज बताया कि सर्जिकल डिजीज जो है 3 कैटेगरी से डिवाइड हो सकती है। सर्जरी सिर्फ सर्जरी नहीं है, क्योंकि अगर आप सर्जरी की जनरल बात करें तो कहते हैं कि व्हाट इज मेडिसिन, तो मेडिसिन इज ए आर्ट ऑफ हीलिंग, and what is surgery? Surgery is the art as well as science of healing. That means the complete medicine is surgery. क्योंकि एक मेडिसिन का बंदा सर्जरी नहीं कर सकता, लेकिन एक सर्जरी का जो डॉक्टर होगा वो मेडिसिन भी दे सकता है मरीज को। तो इसलिए इनका 3 कैटेगरी होनी चाहिए सर्जन के पास। वो पहले मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश करे किसी चीज़ का, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए ट्रीट करने की कोशिश करे, जैसे किसी को कैथेटर डालना है तो इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। फिर अगर उससे भी नहीं ठीक होता है तो फिर सर्जरी के जरिए ट्रीट करें। तो उन्होंने कुछ डिजीजेस के नाम दिए किनको हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, किनको हम जैसे पाइल्स का अगर 1st डिग्री 2nd डिग्री का मरीज है तो हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, लेकिन पाइल्स का वही अगर 4th डिग्री का मरीज है तो हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट बीमारियां हैं जिनको डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं, मेडिसिन से या तदबीर से। एक आदमी को यूरिन आने में प्रॉब्लम है, उसको हमने दवा दिया, दवा से होता आराम हो जाए। दवा से नहीं आराम हुआ तो हमने कैथेटराइज कर दिया, कैथेटर से आराम नहीं हुआ, पता लगा नहीं साहब इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यानी तीनों मॉड्यूल्स का हम यूज स्टेप बाय स्टेप उसमें कर सकते हैं। इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया, और एक इन्होंने फादर ऑफ अप्लाइड सर्जरी भी इनको कहा गया आगे चल के। इसी तरह इब्नुल कुफ अल मसीही
इन्होंने किताबुल उम्दा फिल जराहत इन्होंने लिखी है, और सबसे पहले एनास्थीसिया दिया जाता था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कंसेप्ट दिया कि किस तरह से मरीज का ऑपरेशन किया है, सर्जन को सेपरेट किया है। सबसे पहले इन्होंने एनास्थेटिस्ट नाम दिया, उसका नाम अरबी में कहा गया तबई। तबई का मतलब होता है एनास्थेटिस्ट। और सबसे पहले इन्होंने स्पोरिफिक स्पंजेस, देखिए एक मरीज लेटा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा, इसके मुंह के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ है जो ऐसी दवाओं से सोक्ड है जिसमें वो सांस ले रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बेहोश हो गया है। तो स्पोरिफिक स्पंजेस यानी सबसे पहले इनहेलेशनल एनास्थीसिया का कंसेप्ट दिया। ये आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बात है। लेकिन आज हम यूनानी पर्सन होकर कहते हैं सर्जरी में कौन सा एनास्थीसिया, यूनानी में कौन सा एनास्थीसिया, यूनानी में कौन सी सर्जरी, क्योंकि हमने आगे चल के काम नहीं किया। अब उस पैटर्न पे हम आज एनास्थीसिया नहीं दे सकते, क्योंकि आज उससे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, जो पब्लिक है वो तो आराम चाहती है, एडवांसमेंट चाहती है, नई टेक्नोलॉजी चाहती है। और उसकी जाहिर सी बात है कि क्योंकि जो इनहेलेशनल एनास्थीसिया है इसमें जान जाने का खतरा कम होता है, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। उस ज़माने में इंजेक्टेबल ड्रग्स नहीं हुआ करती थी इतनी, तो यही उनके पास नॉलेज, एक बड़ी नॉलेज थी, इसको बुनियाद बना के एनास्थीसिया पूरी सब्जेक्ट की बुनियाद पड़ी है। और एनास्थीसिया आज जो है किस लेवल पर है वो आप आगे चल के समझेंगे कि इस लेवल पर एनास्थीसिया वो काम कर रहा है। तो इसमें दिखाया किस तरह से सर्जन को सिर्फ ऑपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, एनास्थेटिस्ट बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, नर्सेस का कंसेप्ट दिया, और स्टूडेंट की टीचिंग पर भी इन्होंने पूरा कंसेप्ट दिया। तो इन्होंने जो किताबुल उम्दा फिल जराहत लिखी, इसमें 20 चैप्टर्स इसमें रहे, और ये 19th सेंचुरी तक समझिए एक अथेंटिक बुक मानी जाती थी, और ये पढ़ाई जाती थी यूरोप में बाकायदा। तो इन्होंने किस तरह सर्जरी में ह्यूमर्स का क्या रोल है, मुफरद ऑर्गन्स क्या होते हैं, मुरक्कब ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसी तरह से सिम्टम्स, ब्लड की डिजीज क्या क्या होती हैं, बलगम की डिजीज क्या क्या होती हैं, और बाइल्स की डिजीज क्या क्या होती हैं। इसी तरह से किन डिजीजों से कैंसर होता है, कैंसर किन खिल्त के बिगाड़ से पैदा होता है, और किस तरह से, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बताना शुरू किया। पूरे एक चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ बातें हैं। इसी तरह से इनके 17 चैप्टर में डिसलोकेशन ऑफ बोन और जॉइंट्स के बारे में इन्होंने बात की है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो कार्टराइजेशन के 18 चैप्टर में इन्होंने जिक्र किया है अम्ले कई, क्योंकि उस जमाने में मैक्सिमम सर्जिकल केसेस जो ट्रीट होते थे वो अम्ले कई के जरिए हुआ करते थे। अल्सर का ट्रीटमेंट है, एब्सेस का ट्रीटमेंट है, टाइप्स ऑफ इंसिजन्स के बारे में बात किया, कैस्ट्रेशन ऑफ टेस्टिस एंड सर्कमसिजन। इसी तरह से कराबादीन, लास्ट में इन्होंने कराबादीन का भी जिक्र किया। तो जो दवाएं ये यूज़ किया करते थे स्पोरिफिक स्पंजेस में, उसमें ओपियम, मैंडार्क, अजवाइन, खुरासानी, बेलाडोना, कैनाबिस, वाइल्ड लेट्यूस या काहू दश्ती, इस तरह की जो दवाएं थी, इनको है मुफरत तौर पे या मखलूत तौर पे शेलम, यबरूज, लुफ़ा, बहुत सारी हैं दवाएं हैं, इसमें कुछ मैंने नाम लिखे होंगे। तो उन दवाओं को बाकायदा कॉकटेल बनाया जाता था, और कॉकटेल बना के उसको जो है एक कपड़े को उससे गीला करके और नाक पर रख दिया था। पेशेंट जब उसमें सांस लेता था तो वो बेहोश हो जाया करता था और ऑपरेशन आसान होता। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया कि पेशेंट को किस तरह से हम ऑपरेशन को आसान और बेहतर बना सकते हैं, तो वो कंसेप्ट इन्होंने दिया। और जाहिर उसने कंसेप्ट दिया था कि जो पेन का सेंटर है वो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ भी यही कंसेप्ट आया कि अगर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल कर सकें किसी दवा के जरिए, तो हम ऑपरेशन को सहल और आसान बना सकते हैं, यानी पेनलेस सर्जरी की जा सकती है। इसी कंसेप्ट की बुनियाद पे एनास्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट वजूद में आया फ्यूचर में, और आज वो कायम दायम। फादर ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी की अगर हम बात करें, जिनके बुनियाद बनाकर हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक जो है यूरोप के जो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन है वहाँ ये पढ़ाई जाती थी किताब, और उस पर उन्होंने काम करके इस पे आगे बढ़े, और हम लोग काफ़ी पीछे रह गए, हमने काम नहीं किया इस पर। तो आज जाहिर सी बात है इस बुनियाद पे तो सर्जरी नहीं किया सकती, किसी को हम डंडा मार के बेहोश करें और सर्जरी करें, जाहिर बात एनास्थीसिया हमें देना पड़ेगा। तो हमें मॉडर्न एडवांसमेंट को हमें इस्तेमाल करना है और अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मॉडर्न एडवांसमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स, इनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी थी कि इन्होंने खुद इंस्ट्रूमेंट बनाए और खुद यूज़ किए और खुद बताए कैसे किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा रोल था जो एक बड़ा चेंज लाया सर्जरी में, और जिसकी वजह से सर्जरी आज जो दुनिया में राइज है उसकी मेन वजह ये रहे और इब्नुल कुफ रहे। तो ये देख लीजिए 10,013 की बात है, ये 10,013 यानी लगभग जो है कितने हजार साल से ऊपर वक्त गुजर चुका, और ये मौजूद थे। इनके वर्क आप देखिए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अबुल कासिम ज़ोहरावी, यानी इनको अल्बुकैसिस के नाम से आपको नेट पे बाकी जगहों पे मिल जाएगा। इस तरह से इन्होंने काम किया। कार्टराइजेशन पे देखिए बहुत सारी डिजीज़ हैं, आप देखिए ईयर एक पैरालिसिस, एपिलेप्सी, डिमनेशिया, मेलनकोलिया, एपिफोरा,
disease of nose, polyps, eyelid disease, ectropion, eye ulcers, mouth ulcers, vulval gums and uvula disease, adenopathy, asthma, cough, stomach, hepatitis, liver abscess, skin, spleen, ascites, ये सब cauterization के लिए करते थे, cauterization के जरिए इसको ट्रीट किया करते थे। डायरिया, हेमराइड, किडनी डिजीज, डिजीज ऑफ ब्लैडर, पेल्विक डिजीज, शियाटिका, बैकएक, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं और बहुत सी एक लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है। फिर वेनस सेक्शन यहाँ फस्त किया करते थे, उसके जरिए इलाज करते थे। उसमें हाइड्रोकेफेलस, कैंसर, अल्सर एंड बॉयल्स ऑफ एक्सिला, साइनसाइटिस, एसाइटिस, राइनाइटिस, एपिफोरा, ईयरवैक्स, conjunctivitis, acoustic metastasized polyp of nose, different ulcers, different veins and arteries, eyelids, tumor, keratitis, cataract, ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं। रीनल सर्जरीज पे किडनी डिजीजेज, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिमूवल ऑफ कैलकुलस फ्रॉम ब्लैडर, ईएनटी पे काफी काम था, राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ट्रेकियाटिस, पॉलिप एंड नोज। तो इनकी जो किताब है उस किताब में भी बहुत सी चीजें मेंशन हैं। तो अबुल कासिम की डेंटल वर्क काफ़ी था, डेंटल सर्जरी पे गोल्ड एंड सिल्वर के ये वायरिंग करते थे। उसके बाद एनिमल के बोन से दांत को बना के दांत लगा दिया करते थे, दांत को निकाल दिया करते थे। एक्सट्रैक्शन था, डेंटल एक्सट्रैक्शन, गम एक्सट्रैक्शन, हाइपरट्रोफाइड गम, एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल गम्स, आर्टिफिशियल टीथ बोन से बनाई जाती थी। गायनी एंड ऑस पे काफ़ी काम किया। सबसे पहले उन्होंने डेड फीटस को निकाला और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया और इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन्होंने इसको आउट किया। एबॉर्शन किस तरह करना है उसके बारे में जिक्र किया। इसके अलावा हाइड्रोसील, इंटेस्टाइनल अल्सर्स, एक लंबी लिस्ट है। अगर इसको हम पूरा सारी इनकी कंट्रीब्यूशन लिखें तो एक पूरा दिन चाहिए इसके बारे में बताने के लिए। तो ये 1000 AD में इन्होंने किताब अल तसरीफ लिमन अजज़न तालीफ, अल तसरीफ के नाम से ये मशहूर है और इसकी ओरिजिनल बुक आज भी है वेलकम लाइब्रेरी में है मौजूद। और यहाँ हिंदुस्तान में इसका अरबी मतन फिर उर्दू ट्रांसलेशन अभी जो CCRM के जरिए जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो भी इसका अवेलेबल है मार्केट में। इन्होंने लगभग ये 1500 पेज की बुक है और वो 30 इसमें वॉल्यूम है, 30 चैप्टर्स हैं और जो 30 सबसे आखिरी चैप्टर है वो प्योर सर्जरी पर है। सर्जरी में इन्होंने मोर देन 220 इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ ही नहीं किया बल्कि उसको बनाया और उसका इस्तेमाल भी इन्होंने बाकायदा बताया किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने एक इनका आर्टिस्टिक व्यू जो इधर बताया गया है कि पेशेंट ने किस तरह वो ऑपरेट किया करते थे। इंस्ट्रूमेंट की ट्रॉली कैसी होनी चाहिए थी, पेशेंट की टेबल कैसे होना चाहिए थी, असिस्टेंट कैसा होना चाहिए था, इंस्ट्रूमेंट पकड़ाने वाला कैसा होना चाहिए था। और इधर साइड में आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो किस तरह से इन्होंने इंस्ट्रूमेंट, इसमें कुछ अमले कई के भी हैं और अमले जराहत के भी हैं। तो अमले कई भी जराहत का एक पोर्शन था और आज भी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अमले जराहत भी उसमें ऐड है। तो सर्जिकल टूल्स बाकायदा बनाए गए, बनाने के बाद उनका इस्तेमाल बताया। तो उस समय जो सर्जिकल टूल्स बनते थे, जाहिर बात है एडवांसमेंट क्या हुआ कि सर्जिकल टूल्स बनते थे दांतों के, हड्डियों के, लकड़ियों के, और उस उनके मान लिए हत्थे हैं वो तांबे के बन गए, पीतल के बन गए। आज वो चीज़ खाली वही चेंज हुआ है, जबकि अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आज भी इनके बिल्कुल सेम एज इट इज़ यूज़ होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो मिक्स मेटल के हो गए हैं, टाइटेनियम के हो गए हैं, प्लेटिनम के हो गए हैं, स्टील के हो गए हैं, किसी और एक मेटल के हो गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं बहुत से इंस्ट्रूमेंट की कलर डायग्राम मैंने करवाया है बाकायदा, ये किस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ और कैसे वो यूज़ किया करते थे, और उसका मैंने पूरा एक आर्टिस्टिक डायग्राम यहाँ प्रेजेंट किया है कलर करा के। तो वो चीज़ आप देख रहे होंगे। तो सारे हम नहीं यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ के खाली हम आपको दिखा रहे हैं जो आप इसको देख सकते हैं आसानी से। ये इसमें नाइफ भी है, इसके अंदर नश्तर लगाने की चीज़ भी है, इसके अंदर अमले कई की चीज़ भी है, इसमें डेंटल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट भी है। देखिए नेक्स्ट भी देखिए आप, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ, इसमें हुक भी है, इसमें रिट्रैक्टर्स भी हैं, इसमें टंग डिप्रेशर भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ये देखिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो इन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बनाया और यूज़ किया। आज हम भूल चुके हैं, आज हम जो है फादर ऑफ सर्जन किसी और को बोलते हैं, फादर ऑफ एनाटमी किसी और को बोलते हैं, क्योंकि हमको एक चीज़ मीडिया ने हम पे इम्पोज कर दी और वो चीज़ अब पूरी दुनिया उसी को एक्सेप्ट कर लिया, पूरी दुनिया उसी को मानती है। उसकी वजह थी कि हमने कोई काम नहीं किया, हम आराम परस्ती में पड़े रहे, काम नहीं करते रहे। तो अल तशरीफ में देखिए इन्होंने जो डिफरेंट चैप्टर्स लिखे हैं, उस चैप्टर्स में सर्जरी ऑफ द आई पे, थ्रोट पे, टॉन्सिलेक्टमी, ट्रेकियोस्टमी, एग्जामिनेशन ऑफ ईयर कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में बात की। कोई फॉरेन बॉडी अगर थ्रोट में तो कैसे रिमूव किया जाए उसके बारे में बात की। पॉलिप ऑफ नोज वो कैसे ठीक किया है उसके बारे में बात किया। किस तरह से इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि डिवीजन ऑफ टेम्पोरल आर्टरी जो है वो किस तरह से जो है वो पाई जाती है और किस तरह से टाइप्स ऑफ हेडेक में उसका यूटिलाइजेशन, उसका कॉर्पोरेशन किया सकता है।
तो कार्टराइजेशन के लिए इन्होंने 52 डिफरेंट ऑपरेशंस किए, जो प्रोसीजर्स करते थे, मोर देन 54 प्रोसीजर्स ये किया करते थे। और जो लाइगेचर का इस्तेमाल इन्होंने काफ़ी तेज़ी के साथ किया और बहुत किया करते थे। किसी भी वेसल्स को बांधने के लिए, लाइगेट करने के लिए कैटगट का यूज़ किया करते थे। कैटगट ने बिल्ली के आंतों से बनाना, तो बिल्ली के आंत से बनते थे और कैटल्स की भी आंतों से ये बनाया जा सकता था। तो यूरोपियंस ने इसको कैटगट के नाम से यूटिलाइज करके अपने नाम से इसको प्रूफ करके आज मार्केट कर दिया। आज हम उसी को मानते हैं। डिसलोकेशन ऑफ बोन एंड शोल्डर्स जो आज कॉकर्स मेथड के नाम से अवेलेबल है, वो इन्हीं का दिया हुआ है और उसी की बुनियाद पे आज सारे वर्कआउट हो रहे होते हैं। रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कैलकुलाई किस तरह किया जाएगा, किस तरह से इन्होंने कहा कि पेरिनियल से किस तरह से हम ब्लैडर नेक के जरिए, और अगर फीमेल है तो विजाइना के जरिए किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इंस्पेक्शन ऑफ यूरेथ्रा का इंस्ट्रूमेंट बनाया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया, उससे पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जानता ही नहीं था। आर्टिफिशियल टीथ, एनिमल बोन्स, इनके बारे में बात की। तो अब देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी पे काफ़ी वर्कआउट किया है। इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, ट्रैकियोसिस, किस तरह से जो है वेज ऑफ स्किन का यूज़ किस तरह किया जाए, किस तरह से इसके ऑपरेशंस किए जाएँ, वो सारी चीज़ों आगे चल के आपको कुछ हम फोटो भी दिखाएंगे किस तरह से हमने इसको ऑपरेट किया। ही डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ टेरिजियम एज फॉलोज, किस तरह से आप जो है टेरिजियम को, जो आप सुनते होंगे नाखूना हो गया और नाखूना के जरिए पेशेंट को दिखना कम हो गया, तो ज़ोहरावी ने इस पे काफ़ी काम किया, यानी आई पे भी अच्छा खासा इन्होंने वर्कआउट किया। तो हाइपोपियन, लिम्बस के बारे में बताया कि लिम्बस क्या होता है, किस तरह से जो हमारी प्यूपिल और कॉर्निया और स्क्लेरा इनका जंक्शन है, कि लिम्बस जो है लेस वेस्कुलर एरिया है और यहाँ से ऑपरेशन करना ज़्यादा आसान है। अब वहाँ से वो चीरा लगा दिया करते थे और ऑपरेशन कर दिया करते थे कैटरेक्ट वगैरह का। ईएनटी सर्जरी पे काफ़ी इन्होंने काम किया। ईएनटी सर्जरी, ईयर्स यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट सर्जरी में इसमें टॉन्सिलेक्टमी है। नोज सर्जरी में नेजल फिस्टुलर ऑपरेशन है, नेजल पॉलिप है, ट्यूमर है, नेजल फ्रैक्चर्स हैं, ग्रेनुलेशन है, स्टेनोसिस आफ्टर सर्जरी है, स्कार है, एक्सट्रैक्शन फॉर फॉरेन बॉडीज हैं। तो सर बहुत से ऑपरेशन थे जो ईएनटी के वो किया करते थे, और ईएनटी में उनका काफ़ी, कोई फील्ड ऐसी थी नहीं जिसमें वो काफ़ी वो ना रहे, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ सर्जरी जो है कहा जाता है। लेकिन आजकल इनको फादर ऑफ सर्जरी ना लेके किसी अंग्रेज का नाम दे दिया जाता है कि भाई यही है फादर ऑफ सर्जरी। उन्होंने कुछ ज़रा से एडवांसमेंट करके अपने नाम से पब्लिश करा दिया, क्योंकि पिछले 800 साल से ज़्यादा, 900 साल लगभग हो गए, हम यूनानियंस ने कोई काम नहीं किया इस पे लेके। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें आ रही हैं कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और इन चीज़ों को हम सीखें और आगे बढ़ें। इससे डेंटिस्ट्री पे काफ़ी काम किया, किस तरह से आपको पहले बता चुके, किस तरह से दांत को लगा दिया करते थे, दांत को निकाल दिया करते थे। तो फॉल्स टीथ किस तरह से एनिमल बोन से बनाते थे, कॉटरी करते थे। इपुलिस अगर हो जाए, यानी मसूड़े गम्स हैं वो काफ़ी स्वेल कर गए हैं, वो ठीक ना हो रहे हैं, तो उनको किस तरह कॉटरी के जरिए ठीक किया है। तो सिल्वर, गोल्ड, इनका इस्तेमाल भी इन्होंने बताया दांत पे कवरिंग करने के लिए। तो जो आज भी देखते होंगे आप, डेंटल कैप लगता है, तो कैप का भी कंसेप्ट इनका ही दिया हुआ है। ब्लड वेसल्स की सर्जरीज इन्होंने बाकायदा बताया कि ब्लड वेसल के पल्सेटिंग है, नॉन पल्सेटिंग वेसल्स है। तो उन्होंने बताया कि अगर पल्सेटिंग है तो आर्टरी है, पल्सेटिंग नहीं है तो वेन्स, यानी आर्टरी और वेन का डिफरेंशिएशन पहली टाइम बताया। इन्होंने एनेरिज्म के बारे में बताया कि एनेरिज्म क्या चीज़ होती है, और फर्स्ट टू यूज़ कैटगट बंद तो गया था, लेकिन सबसे पहला इस्तेमाल जो कैटगट का किया वो इन्होंने ही कैटगट का इस्तेमाल किया, इसीलिए इनको ही मेन पर्सन मानते हैं, कैटगट का मुजिद मानते हैं। तो आर्टरी, इस तरह कुछ पॉइंट्स बताया कि आर्टरी रिट्रैक्ट एंड कट अक्रॉस इफ ए स्मॉल स्टॉप ब्लीडिंग, इस इनकम्प्लीट कटिंग ऑफ आर्टरी कॉजेज मच ब्लीडिंग, यानी आप आर्टरीज ब्लीड फ्रॉम बोथ एंड्स व्हेन कट अक्रॉस। तो इन्होंने इतना फाइन कंसेप्ट दिया है जो आज भी साइंटिफिकली बड़ा प्रूव्ड है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेट हेमरेज इफ वुंड डू नॉट रिमेन क्लीन, किस तरह सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ दोबारा ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग कैन बी स्टार्ट बाय डिजिटल प्रेशर, कॉर्टरी, ड्राई ड्रेसिंग और कोल्ड वाटर, आज भी यही कंसेप्ट है। He described in great deal how to expose the temporal artery and divide it, an operation that was used to treat the persistent headache. यूरोलॉजी पे इन्होंने काफ़ी काम किया। यूरोलॉजी में इन्होंने यूरिनरी ओपनिंग के बारे में बात की कि नॉयरिंग ओपनिंग, फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, सर्कमसिजन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, हाउ टू यूज द कैथेटर का उस जमाने में कैथेटर इस तरह का नहीं आता जैसे आ जाते, मेटेलिक कैथेटर हुआ करते थे, और मेटेलिक कैथेटर वो गोल्ड के या कॉपर के बने हुए होते थे, और मेटेलिक कैथेटर यूज करते थे।
रिमूवल ऑफ ब्लैडर स्टोन, पेरिनियल इंसिजन देके निकालते थे, फीमेल्स में वजाइना के जरिए निकालते थे। इन्वेंटेड ए न्यू टेक्निक ऑफ पेरिनियल सिस्टोलिथोटमी, क्या करते थे अगर कोई बड़ा स्टोन है तो उनको क्रश करके निकालते थे। तो जो कंसेप्ट दिया है, आज भी कंसेप्ट राइज है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है कि अब पेरिनियल ना करके अब बहुत से आए कि सुप्राप्यूबिक करते हैं। सुप्राप्यूबिक ओपन नहीं करना है तो अब देखिए आपको सिस्टोस्कोपिक रिमूवल आ गया, अब लेजर थेरेपी आ गई। तो वो सब चीजें को एडवांसमेंट में आ गया, लेकिन कंसेप्ट इज सेम कि अगर स्टोन है तो निकालना है, अगर ये है तो कचरा डालना है, ये है तो ये करना है। तो वो चीज हमें कंसेप्ट क्लियर। तो इसी तरह से अगर ज़हरावी ने फर्स्ट जो वाल्चर पोजीशन, जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं पेशेंट्स की, वो पोजीशन लेकिन आज वो वाल्चर के नाम से मशहूर है। इसी तरह से कर्ट्स मेथड्स हैं, वो आज कर्ट्स के नाम से मशहूर है। इनके नाम को हटा के दूसरे के नाम पे आ गया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लेसेंटा को लेकर अगर रिटेन कर गया हो तो कर्ट्स मेथड गया है। तो ये सब बताया हुआ ज़हरावी का है, लेकिन वो आज दूसरों के नाम से फेम है। He also described the perforating of the fetal head, किस तरह से perforating fetal head and impeding the order to permit the delivery. He devised the use of forceps applied to the fetal head to pull it out. किस तरह से fetal head को अगर डेड हो गया हो तो उसको हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमने और बहुत से ऑपरेशंस के बारे में बताया, इंग्वानल हर्निया, हाइड्रोसील, वेरिकोसील, हेमराइड्स, एनल फिशर, सुप्राइमरी एंड फ्यूज डिजिट्स, जो उंगलियां जुड़ जाती हैं उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाए। यानी प्लास्टिक सर्जरी की तरफ भी गए। इन ग्रोइंग नेल्स, लार्ज मेल ब्रेस्ट, गायनिकोमेस्टिया, तो हर्माफ्रोडिज्म। तो इस तरह से इन्होंने देखिए ऑपरेशन का कंसेप्ट दिया है कि अगर यह स्मॉल मेल ब्रेस्ट है तो उसको किस तरह से इंसिजन देंगे, लार्ज मेल ब्रेस्ट है तो दूसरे फोटोग्राफ में दिया है किस तरह से इंसिजन देंगे, टेक्निक क्या होगी, इंसिजन कहाँ से कहाँ तक लगाया जाएगा और किस तरह से हमें इसको ऑपरेट करना होगा। इस हिसाब से बताइए ऑप्थेल्मो में किस तरह से नाइफ का यूज किया करते थे और ऑप्थेल्मिक सर्जरी कर दिया करते थे। तो फर्स्ट यूज अ ट्यूब टू एक्सट्रैक्ट कैटरेक्ट, ट्यूब यूज करते थे सक करने के लिए। आज भी देखिए सक्शन बाकायदा होता है कि बाकायदा सक किया जाता है, जो हमारे पास मैच्योर कैटरेक्ट होते हैं उनको सक करते हैं कि जिसकी वजह से वो वहाँ के फ्लूइड में जो ह्यूमर है उसमें मिक्स ना हो जाए, उसको गदला ना कर दे, जिसकी वजह से हमारी विजन है, जो फील्ड है वो ऑब्सक्योर ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो उसको लेकर भी काफी वो थे और किस तरह ट्यूब डाल के उससे सक कर दिया करते थे। तो आई की स्टिफनेस कैसी है, नाइफ का यूज बताया किस तरह नाइफ यूज करेंगे, कहाँ कट लगाएंगे, लिम्बस पे कट लगाएंगे, कंजंक्टिवा शुड नॉट बी पेनिट्रेट, कंजंक्टिवा को पेनिट्रेट नहीं करना है। द रीजन ऑफ यूजिंग अ नाइफ वाज टू प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूब एंटरिंग द आई एंड एक्सट्रैक्ट द कैटरेक्ट। इसी तरह से ऑप्थेल्मिक बहुत काम हुआ है इब्न हैशम के जरिए। इब्न हैथम कहता है या अल-हैज़न, यानी ऐसे नाम दे दिए कि अगर आप अभी नेट पे तलाश करें तो इब्न हैथम शायद ना मिले, लेकिन अल-हैज़न तलाश करेंगे तो मिल जाएगा। यानी उनके नाम को भी ऐसे अबुल कासिम ज़ुहरावी के नाम से नहीं मिलेगा, अल-बुकैसिस देखेंगे सब मिल जाएगा। तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत चीज़ें उन्होंने उससे गायब कर। तो इन्होंने किताबुल मनाजिर लिखी। इब्न हैशम का बड़ा रोल है ऑप्थेल्मिक सर्जरी में। इन्होंने पूरा कंसेप्ट दिया है किस तरह से होता है, कहाँ पास ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो इमेज है कहाँ बनती है, किस तरह से ब्रेन उसको हमें रिफ्लेक्ट करके उसकी उल्टी इमेज को सीधी इमेज करके यह दिखाता है। ये बुक ऑफ ऑप्टिक्स, पहली बुक ऑफ ऑप्टिक्स है, ये भी सैकड़ों तक राइज रही है। और जो सर्जन्स का कॉलेज है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड में, वहाँ ही चलती रही। तो सबसे पहले वही था। और ये जो सर्जरी स्टार्ट हुई बार्बर्स से स्टार्ट हुई, तो बार्बर्स एसोसिएशन थी भी, वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन बन गया। तो इन्होंने बताया किस तरह से प्रोसेस ऑफ साइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में बात की, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आई की बात की, पार्ट ऑफ कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, इन्होंने अलग पार्ट बताया कि आई में कितने पार्ट होते हैं, आज भी वही पार्ट है। इमेज फॉर्मेशन इन द आई, द विजुअल सिस्टम के बारे में बात की। एक आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी इधर दिख रहा हो किस तरह से नोज और दो आई बनी है, और आई के बाकायदा इन्होंने ऑप्टिक नर्व को बनाया है, किस तरह से वो जाके ब्रेन से कोऑर्डिनेट करके और इमेज का फॉर्मेशन वो करती है। जो किताबुल मनाजिर के जो ऑप्टिक जहाज में उसके मैन्युस्क्रिप्ट में ये चीज मौजूद है। इस तरह से और बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में। इरोफ्लूस ने, इन्होंने रिटेंशन ऑफ यूरिन पे इन्होंने भी एक नया कैथेटर बनाया। हकीम अमूनस थे, ये तो राह चलते, इनको लिथोट्रिप्टर भी कहा जाता था कि राह चलते ये यूरिनरी स्टोन को रिमूव कर दिया करते थे और कैथेटर को यूज करते थे। लिथोट्राइट का भी एक तो कैथेटर बनाया, फिर उन्होंने लिथोट्राइट बनाया। लिथोट्राइट ने स्टोन को क्रश करने वाले एक ऐसा औजार बनाया जिसको जो है वो ब्लाइंडली यूरेथ्रा के जरिए डाल के और ब्लैडर में स्टोन को क्रश कर दिया करते थे। हकीम सेल्सूस थे, यानी इनको सेल्सस के नाम से आज आप देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ सेल्सस मिलेगा, न कि सेल्सूस।
इन्होंने सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी साइन के बारे में बात की और अम्ल तरक्की ऑफ नोज, लिप्स एंड क्लेफ्ट लिप्स के बारे में बात की, नासूर के बारे में बात की और कंसेप्ट दिया इन्फ्लेमेटरी साइन के बारे में, जो आप पढ़ते हो कि इन्फ्लेमेटरी साइन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन है, जो साइन है। और बाद में एक पांचवा साइन किसी ने और ऐड किया तो उसके नाम से वो ऊपर से हेमरेज के बारे में बात की, अगर सर्जिकल बात करें, हाइपरटेंशन की बात की, हकीम सरनूस थे, इन्होंने टाइप ऑफ फ्रैक्चर के बारे में बात की, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात की, शियाटिका के बारे में बात की। इसी तरह से ज़करिया राजी थे, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, ये इन्होंने किताबुल मंसूरी, किताबुल हावी, इन्हें बहुत किताब लिखी हुई है, लेकिन दो मेन इनकी जो मशहूर किताब है उनके बारे में बात करेंगे। और किताबुल हावी, इसमें 24 वॉल्यूम्स हैं और इसमें जो थर्ड वॉल्यूम है इस चैप्टर में इन्फ्लेमेशन, अल्सर, स्टेशन ट्यूब एंड लैरिंग्स, एस्फिक्सिया, टंग एंड एपिग्लॉटिस, डिप्थीरिया, आर्टरी एंड डिस्फेजिया, एस्फिक्सिया, ट्रिक्योस्टमी, इनके बारे में जिक्र है अगर हम थर्ड वॉल्यूम को रुजू करें, देखें। इसी तरह से अली इब्न अब्बास मजूसी हैं, इन्होंने ट्रिक्योलॉजी पे किताबुल मलिकी जो रॉयल बुक कहलाई, और रॉयल बुक, ये सारी बुक्स वो थी जो बाकायदा जो है यूरोप में चलती थी और अब उन्होंने अपने एडवांसमेंट को ऐड करके और अपने नाम से किताबों को छपा के और दूसरा अंदाज में वो चल रहा है। इसी तरह से आप जो है इब्न सीना की बात करें तो एविसेना के नाम से आपको जो है नेट पे बाकी जगहों पे अवेलेबल मिलेगा। इन्होंने अल कानून फी तिब, जो एक बड़ी इंसाइक्लोपीडिया कंपेडियम था मेडिसिन का, एक बड़ा किताब मेडिसिन में ये किताब और सर्जरी में अल तशरीफ, ये दो किताब सबसे अहम और मेन किताब मानी जाती है। तो कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप में कहा जाता था, कैनन ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया ट्रिक्योस्टमी के बारे में, येलो पाउडर किस तरह से इंसिजन पे वो कौन सा पाउडर बनाते थे वो करते थे, कूलेंज या कोलाइटिस के बारे में इनका काफी डिस्क्रिप्शन हुआ, उस पर कूलेंज पूरी किताब भी इनकी है, कूलेंज पे किस तरह से इन्होंने किया, डैमेज स्कल के बारे में किस तरह से इन्होंने हेड ट्रॉमास के बारे में नॉलेज दी कि कंकशन क्या होता है, कंट्यूजन क्या होता है, हेड इंजरी क्या होती है, ब्रेन इंजरी क्या होती है, ट्रॉमा सर्जरी किस तरह से होती है, फ्रैक्चर बोन, डैमेज स्कल, ये सारी चीज़ें, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन में उसका यूज़ और इस तरह से बोन को किस तरह से खींच के बैठालना है, यानी उनको जो है रिडक्शन करना है, उनका इमोबिलाइजेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी किताबों में उसका जिक्र किया और प्रैक्टिकली अप्लाई किया। बहुत सी किताबें लिखी हुई, लेकिन ये इनकी सबसे मशहूर तरीन किताब है। ये हकीम इस्माइल जुरजानी ये रहे, इन्होंने भी काफ़ी काम किया फरिंजाइटिस और बाकी दूसरी चीज़ों पर। इसी तरह से अबू मरवान माकी, इब्न ज़ोहर, जैसे मैंने पहले बात की, इब्न ज़ोहर ने कंसेप्ट दिया था कि मेडिसिन के ज़रिए आप जो है वो इलाज करिए, या फिर उनका आप इलाज करिए इंस्ट्रूमेंटेशन के ज़रिए, या फिर इलाज करिए मरीज़ का सर्जरी के ज़रिए। तो ये किताब तहसीर जो इन्होंने लिखी, किताब तहसीर यानी बुक ऑफ फैसिलिटेशन ऑन थेरेपेटिक्स एंड डाइटिक्स, तो ये जो इन्होंने किताब लिखी किताब तहसीर, इसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया किस तरह से एनाटॉमी और एनाटॉमी का यूज किस तरह से करके हम आगे बढ़े, तो ये कहलाए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहलाए। ये इसेंशियल बुक थी 18 सर्जरी तक, जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थी वहाँ पढ़ाई जाती रही, और इन्होंने काफ़ी काम किया एनिमल के ऊपर और एनिमल रिसर्च करके इन्होंने बताने की कोशिश की किस तरह से हमें एनाटॉमी को जान के और एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट करके और उनको अडॉप्ट किया किस तरह से हम ह्यूमंस पे उसको ला सकते हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी कहा गया। आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम किस तरह से, जो ममीज में बाकी जगह पे सर निकली, खोपड़ियाँ निकली, उसमें किस तरह से सुराख है, किस तरह से वो अप्रोच करते थे, ड्रिल करते थे, इसको बोलते हैं ट्रेफिनेशन। ट्रेफिनेशन तो ये एक बताने खाली बात थी। इसी तरह से सल्तनत उस्मानिया में बहुत सारे ऐसे हकीम गुजरे हैं, और उसी दौर की बात है, लगभग 1300 से 1400 1500 ईस्वी में सफेद्दीन सबन कोगलू, इन्होंने बड़ा काम किया। इन्होंने फर्स्ट इलस्ट्रेटेड सर्जिकल एटलस बनाया, जैसे आप पढ़ते हो सर्जिकल एटलस, स्किन एटलस, फला एटलस, तो इसी तरह से इन्होंने एक एटलस बनाया और एटलस बना के इलस्ट्रेट किया किस तरह से स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन कैसे होंगे, उनकी टेक्निक्स कैसी होगी, उनके प्रोसीजर्स कैसे होंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट कैसे होंगे, और एनास्थीसिया किस तरह दिया जाना चाहिए, और एनास्थीसिया में जो है किन किन दवाओं को यूज़ होना चाहिए, कितना यूज़ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन अक्सर लोगों की तारीख को या तो ख़त्म कर दिया गया या उनकी तारीख को गायब कर दिया गया। कुछ की जो अवेलेबल है वो मिल सकते हैं, अगर ये किताब ढूंढे, किताब मिलना मुश्किल है। सब ज़्यादातर यूरोप में अपने कब्जे में लेके अपनी लाइब्रेरी में रख रखा है। इसी तरह से आप देखिए इंपॉर्टेंट कुछ सर्जिकल अरबिक बुक्स हैं, किताबुल तशरीफ, किताबुल कानून फिल तिब, किताबुल उम्दा फिल जराहत, अल काफ़ी फिल अल कहल, इसी तरह से जो सफ़ीदुल कोगलू की है हजरत हैनी, तो ये सब सारी किताबें हैं। इन किताबों का भी तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो चुका है, ज़्यादातर किताबों का है,
तो आप इंग्लिश में भी उसको पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि अरबी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, कुछ का उर्दू ट्रांसलेशन भी हो चुका है, तो उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब अगर हम एडविन स्मिथ पेपायरस की बात करें, जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से हमें क्या चीज़ मिली, तो अगर हम देखें तो 1862 में जब जो मिस्र की जो ममीज़ थी अब उनको एक्सप्लोर किया गया, तो एडविन साहब ने जब उसमें बहुत सारे नोश्ते या बहुत सारे आप कह सकते हैं कि कुछ लिखी हुई चीज़ें जो किसी चीज़ पर थी और उनको जब दस्तयाब किया, जब उनको पढ़ा गया, उन पर वर्क किया गया, तो उससे पाया गया कि 48 सर्जिकल ट्रीटेड केसेस फ्रॉम हेड टू टो जो मिले उनको, उसमें क्या क्या मिले, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ स्कल एंड ब्रेन 1 to 10 केसेस, हेड के कितने केसेस मिले, नोज के कितने केसेस मिले, मैक्सिलरी रीजन के, ईयर के, मैंडिबल के, लिप्स के, चिन के, क्लेविकल के, ह्यूमरस के, स्टर्नम के। तो इससे पता लगता है कि सर्जरी कोई आज की चीज़ नहीं है, सर्जरी ये पुरानी चीज़ है, बस आज हमने एडवांसमेंट करके यानी पुरानी शराब को नई बोतल में रख के और अपना स्टैंप लगा के बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक ग्लॉसरी, एक हमने कोई छोटा सा 2-4 नमूने इसमें से लिखे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, फ्रैक्चर थे, वुंड थे, डिसलोकेशंस, ट्यूमर्स, इन सब चीज़ों पे हमें काफ़ी जो एडविन स्मिथ पेपायरस, तो इनको हमने सर्जिकल पेपायरस नाम दिया, इनको जो नाम दिया गया वो दिया गया सर्जिकल पेपायरस। तो इनके जो वॉल्यूम पूरा पब्लिश हुआ एडविन स्मिथ पेपायरस के 1920 में पूरा पब्लिश हुआ, और इसे भी कब्र में बाकायदा कब्र के में ही निकला, उसके बारे में इनको स्टडी करके आ गया। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ जो एक्सप्लेन अबाउट दिस सर्जरी जो एक्सप्लेन किया गया उनको अलग कर दिया गया कि ये सब सर्जिकल पेपायरस है। तो न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ मेडिसिन में ये आज भी मौजूद हैं ये पेपायरस, और वहाँ इन लोगों ने काम किया और इसको आगे बढ़ाया। इसी तरह से इब्नुल कुफ को जैसे मैंने पहले बताया था कि इन्होंने तो डेस्कुरुदूस जो उनसे ही पहले हुआ करते थे, उन्होंने एनासिसिया में सिर्फ मैंडागोरा का यूज़ किया करते थे, लेकिन इब्न कुफ ने जो स्पोरिफिक स्पंजेस और किस तरह से उसका जूस बना के उसको एनासिसिया दिया, पहले बता चुका, ज़्यादा उसमें, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो किया वो अबुल कासिम ज़ुहरावी ने किया, क्योंकि अबुल कासिम ज़ुहरावी एक्चुअल सर्जन थे, तो इन्होंने इस स्पोरिफिक स्पंजेस को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया मरीज़ के ऑपरेशन में। अब आपने इसमें बहुत से अंग्रेजी नाम लिखे होंगे, इसके उर्दू नाम भी आप देख सकते हैं कि उसमें अजवाइन खुरासानी थी, शेलम था, यबरूज था, क्या था, बहुत सी चीज़ें। इसे जाबिर इब्न हय्यान थे, इन्होंने एक बड़ा काम किया, इन्होंने जो है सर्जिकल एनास्थीसिया जो इनहेलेशनल एनास्थीसिया था, इसमें कंपाउंड निकाला, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक कंपाउंड निकाला जिसको कहा डाई इथाइल ईथर, जबकि ईथर अभी पिछले 40 साल 30 साल तक ये राइज रहा हिंदुस्तान में भी कि ईथर सूंघा के सर्जरी किया, ईथर सूंघा के सर्जरी, अभी ईथर के बाद पहले स्पोरिफिक स्पंजेस आया, फिर उन्हें ईथर किया। तो जाबिर इब्न हय्यान ने 8th सेंचुरी में ईथर के बारे में बात की, जो अरबियन फिलोसोफर थे, कि अगर ईथर को तो ईथर क्या है कि ये एनास्थेटिस एज वेल एनाल्जेसिक, यानी ये एनास्थीसिया भी देता है और एनाल्जेसिया भी देता है, यानी पेशेंट को दर्द से भी दूर करता है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक था कि ये फ्लेमेबल था, और जब तक हम अम्लकाई का यूज़ नहीं करते थे, तो उस ज़माने में इतना ज़्यादा कॉटरी का यूज़ ऑपरेशन के दौरान नहीं हुआ करता था, तो मरीज़ बच जाया करता था। लेकिन जब कॉटरी आई, इलेक्ट्रिकल कॉटरी, तो इलेक्ट्रिकल कॉटरी से बर्न के चांसेस बढ़े, क्योंकि ये फ्लेमेबल ईथर होता था, तो इसलिए इसका इस्तेमाल धीरे कम हो गया। फिर हेलोथेन आया, फिर एसोफ्लोरिन आया, फिर धीरे धीरे डिफरेंट और मॉडिफाइड, क्लोरोफॉर्म किसी ने यूज़ किया, किसी ने कुछ यूज़ किया, तो इस तरह से डिफरेंट मॉडलिटीज़ यूरोप में आती रही। यूरोप में क्लोरोफॉर्म यूज़ हुआ, तो जितनी भी रॉयल सर्जरीज होती थी वो क्लोरोफॉर्म में हुआ करती थी। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं किस तरह से हम इनको जो है वर्कआउट हम किए, और हम अपनी, जब तक अपनी तारीख को नहीं जानेंगे कि हमने क्या किया है और हम किस तरह से हम आगे बढ़े, और किस तरह से हमने अपनी तारीख को अपने हाथों से ख़राब भी किया, और अभी भी वक्त है हम उसको संभाल सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ऐसी इल्म जराहत फिर जब हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले ये हुआ कि कैसे इसमें कोई MS शुरू किया जाए, और MS शुरू करने के बाद अगर ये जनरल सर्जरी में खाली स्टार्ट किया है, और एक सिलेबस ऐसा बनाया जाए कि उस सिलेबस में तमाम चीज़ें, जनरल सर्जरी भी हों और डिफरेंट और गायनिक सर्जरी भी हों, सबको इंक्लूड करके एक सिलेबस बना दो, नाम दे दिएगा जनरल सर्जरी का। धीरे धीरे आगे चल के वक्त आएगा और लोग आएंगे और इसमें डिवीजन करेंगे और आगे और सर्जरी के पार्ट्स बटेंगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आगे 150 साल के बाद इसमें और ब्रांचेस भी ओपन हों और लोग अपना काम कर सकें। अब फ़र्क यह है कि सर्जरी जब स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया है कि आज यूनानी दवाएं इस लेवल की नहीं थी जो हम ऑपरेटिव केस में यूज़ कर सकें। जो हमारा रिसर्च का यूनिट थी, रिसर्च यूनिट में इतना वर्कआउट नहीं किया था कि हम उसको यूज़ करते थे। जबकि आप देखिए जितनी भी एनास्थीसिया आई सब हर्बल ड्रग से आई, जितनी भी एंटीबायोटिक्स निकली सब हर्बल ड्रग से निकली, सारी हर्ब्स थी। अब हमने उसका जो है बाकायदा एक केमिकल फार्मूला डिराइव कर लिया और उसको हम अब लैब में बना सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये
हम भी कर सकते हैं। हमने जो दवा यूज़ किया वो पूरा कंप्लीट मेडिसिन यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं कि उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या उसका एक्सट्रैक्ट उसको हम यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ें बहुत दिन तक चलता रहा। फिर बहुत से लोग चाहते थे कि सर्जरी ना भी शुरू हो, लेकिन करते-करते धीरे-धीरे अल्लाह ताला ने शुरू कराई। और ये 1995 में, आप समझिए बहुत करीब, ज़्यादा दूर नहीं है, 1995 यानी 22-23 साल इधर हो गए, 5 साल उधर हो, 27 साल पहले सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अजमल खान तिब्बत कॉलेज ने में ये बात शुरू की गई। और ये भी किसी यूनानी वालों ने नहीं शुरू किया। सर्जरी जो शुरू की वो एक मॉडर्न हमारे प्रोफेसर अनीस इस्माइल साहब थे, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने इसके लिए कोशिश की, कई साल तक लगे रहे, लेकिन कामयाब हुए। 1995 में इसको शुरू करने से पहला एमएस का एडमिशन 1995 में हो गया। तो 98 में पहला सर्जन जो है वो एमएस करके निकला। उसके बाद धीरे धीरे जो है दूसरे कॉलेजेस आए वजूद में। उसके बाद जो है पुणे कॉलेज आया महाराष्ट्र का, जहाँ एमएस स्टार्ट हुआ। फिर उसका देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज आया, डीयूएमसी, वहाँ एमएस स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद एनआईयूएम आया, जहाँ पास मैं हूँ इस वक्त, और यहाँ 2012 से यहाँ एमएस स्टार्ट हुआ। इसके अलावा इस साल से आपके लखनऊ में एमएस स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स अब प्रोपोगेशन इसका स्टार्ट हुआ, लोग समझने लगे, लोग एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ, बस दिक्कत क्या आती है कि हमें मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ किस तरह किया जाए। वो हमें एक मेडिसिन जो है वो हमारी यूनानी है, हम मॉडर्न मेडिसिन के लोग नहीं हैं, तो किस तरह यूज़ किया है उसके लिए हमें कुछ काम करना है। अभी बहुत से काम करने बाकी भी हैं जो आगे चल के होगा, तो वो चीज़ की सकती है। तो उसके हिसाब से सिलेबस तैयार किया। जो सिलेबस आपको देखिए दिखाया जा रहा है अब तो एनसीआईएसएम, लेकिन अभी ये सिलेबस अभी तक चेंज नहीं है, अभी सिलेबस यही चल रहा है। और अभी तक सीसीआईएम की जो मोहर थी ये 2007 में बाकायदा ये सिलेबस आया, और 2007 से सिलेबस आ रहा है। आज जगह जगह अच्छी खासी सीटें एमएस की हो गई हैं। लखनऊ में देखिए 6 सीट हैं, हमारे में लगभग 5 से 6 सीट हैं, 3 सीट आपके एमएस की यहाँ हैं, पुणे में हैं, 2 सीटें देवबंद में हैं। तो अभी 4 सेंटर में है। धीरे-धीरे ये सेंटर बढ़ेगा, जैसे-जैसे कॉलेज आगे बढ़ेंगे, वो अपने शुरू करना चाहें, हो सकता है कल को आपके पटना में ये चीज़ शुरू हो जाए, तो और अल्लाह ताला तरक्की देगा तो वहाँ भी और बड़ा अच्छा कॉलेज आपका माशाअल्लाह है, और आपके यहाँ अच्छे फैकल्टी है, अच्छे टीचर्स हैं, और वहाँ भी ये चीज़ शुरू की जा सकती है। और अगर शुरू हुआ तो आप लोग को वही मौका बआसानी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम सर्जरी नहीं कर सकते, आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और बहुत सारी सर्जरीज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो इसमें देखिए आप बहुत से आपको सिलेबस में चीज़ें आपको मिलेंगी, और किस तरह से आपको जो है ये एनास्थीसिया का पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, किस तरह से एनास्थीसिया का पूरा डिटेल्स सिलेबस जो है मौजूद है, और उस तरह से हमें पढ़ाया जाता है। और जैसे इस तरह से मुकामी एनास्थीसिया क्या है, लोकल एनास्थीसिया क्या है, जनरल एनास्थीसिया क्या है, रीजनल एनास्थीसिया क्या है, पूरा चैप्टर होता है फर्स्ट ईयर में। और किस तरह से जनरल सर्जरी पढ़ाई जाती है फाइनल ईयर में। जनरल सर्जरी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जितने चैप्टर्स आप सोच भी नहीं सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, और इनको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। इसी तरह सिस्टमिक सर्जरी है, इसमें जराहत खुसूसी और बाकी चीज़ें हैं, और आपको हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, चाहे पेनक्रियाज हो, चाहे अपेंडिक्स हो, चाहे वो इंटेस्टीन हो, लार्ज इंटेस्टीन हो, स्मॉल इंटेस्टीन हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे इंजरी हो, हाइपरटेंशन हो, जीआईटी से रिलेटेड हो, पेरिटोनाइटिस से हो, ऑब्स्ट्रक्शन से हो, कॉक्स से हो, कार्सिनोमा से हो, ब्लीडिंग से हो, हेमास्टेसिस से हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, एनल कैनाल है, रेक्टम है, जितनी भी डिजीज है ऑलमोस्ट, उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। और वो सारे सिलेबस हमारे मौजूद। आपको सिलेबस से सिखाया कि आपको लगे कि हमें चीज़ पढ़ाई जाती है, और जो चीज़ हमें सिलेबस से पढ़ाई जाती है उसके लिए हम अहल है करने के लिए, वो हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। आज हमारे तमाम यूनानी सर्जन जो हमारे साथ के हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बहुत से प्राइवेट हैं, और बड़े लीडिंग प्रैक्टिशनर जो करोड़ों के मालिक हैं, बड़े लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं, और खुलेआम सर्जरी करते हैं। कोई कुछ नहीं, कोई किसी को कोई रोक नहीं रहा कि आप सर्जरी नहीं करो। हम खुद रुक रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते, हम खुद रुक रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते। इसी तरह से आपको इसमें यूनानी का भी साथ साथ है कि हमारे कई और बाकी चीज़ें भी हैं, और बहुत सारी आपको चाहे टेस्टिस का हो, किडनी का हो, कैंसर का हो, पेनिस की सर्जरीज हो, ट्यूमर्स हो, हर चीज़ इसमें आपको सिलेबस में आपको अवेलेबल मिलेगी। इसी तरह जराहत की जदीद तहकीक का जो रिसेंट एडवांसमेंट है वो किस तरह से हमें पढ़ना है, वो अपने एंडोस्कोपिक सर्जरी हो, लेज़र सर्जरीज हो, नैनो सर्जरीज हो, जितने प्रोसीजर्स हैं उनको किस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह से अमलियात जराहिया में ऑपरेटिव सर्जरी में पूरा चैप्टर्स हैं, किस तरह से ऑपरेशन के स्टेप्स किस तरह से उनको हमें सिखाना होता है बच्चों को, किस तरह से हम करते हैं, चाहे वो सिग्माइडोस्कोपी हो, प्रोक्टोस्कोपी हो, अपर जी एंडोस्कोपी हो, एंडोस्कोपी हो, लेप्रोस्कोपी हो, ये सारी चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं, और रिसेंट एडवांसमेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अमलियात जराही कबीरा मेजर ऑपरेटिव सर्जरीज में जो है आप कोलोस्टमी हो गई, सिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टमी, एपेंडिसेक्टमी, सिस्ट एंड साइनस, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी,
थेरेपेटिक लैप्रोस्कोपी, ग्रोइन सर्जरी, हर्निया रिपेयर, मेश हर्निया रिपेयर, एब्डोमिनल हर्निया रिपेयर, इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर, गायनेकोमास्टिया, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, कमांडो सर्जरी, हेमराइडेक्टमी, हेमिकोलेक्टमी, ऑर्किडोपेक्सी, बहुत से डिजीज जो हम उसमें कर सकते हैं। इसी तरह से वुंड है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ एब्डोमेन है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ चेस्ट है, पैराइटोडेक्टमी है, एडिजेंस हैं, ऐसे थायराइड ऑपरेशंस हैं, सारे ऑपरेशंस, और ये ऑलमोस्ट इसमें मैक्सिमम ऑपरेशंस हमारे यहाँ हो रहे हैं और होते हैं हम लोग कर रहे होते हैं। स्पेशलिटी प्रोसीजर्स में भी हैं, बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, लेप्रोस्कोपी एंड जीआई इंडोस्कोपी, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में मौजूद हैं जो हम करते कर रहे हैं। इवन न्यूरोसर्जरी हमारे, क्रेनियोटमी है, पैराप्लेजिया की मैनेजमेंट है, नर्व रिपेयर है, तो ट्रेफिनेशन है। यूरोलॉजी में आप देखिए कार्सिनोमा ऑफ पेनिस है, डायग्नोसिस सिस्टोस्कोपी है, इंगुइनल ब्लॉक डिसेक्शन, मियोटॉटमी, नेफ्रेक्टमी, नेफ्रोलिथोटमी, ऑर्किडोपेक्टमी, ऑर्किडोपेक्सी, से बहुत सारी डिजीजेस के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जरीज के बारे में, कैंसर सर्जरीज, कितनी सारी कैंसर सर्जरीज हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट की हो, चाहे फेशियो मैक्सिलरी सर्जरीज हो, या लंपेक्टमी हो, नोड्स हो, लिम्फ नोड्स हो, बाउल डिसेक्शंस हो, मेटास्टैटिक वर्कअप है, प्लास्टिक सर्जरीज में बर्न रिससिटेशन, लिप सर्जरीज, माइनर हैंड सर्जरीज, नर्व रिपेयर, बहुत सारी सर्जरीज हम जो है, इसके अलावा मतलब बहुत सारे हैं इसमें आप देख सकते हैं। जराहत अतफाल, पीडियाट्रिक सर्जरी में एनोरेक्टल एनोमली, सर्कमसिजन, मियोटोप्लास्टी, हर्नियोप्लास्टी, आगे चल के ये सब ब्रांचें अलग हो सकती हैं कि ऑन्को ब्रांच अलग की जाए, पीडियाट्रिक सर्जरी अलग की जाए, इसी तरह प्रोक्टोलॉजी अलग की जाए, इसी तरह से हेपेटोबिलियरी अलग की जाए। तो ये फ्यूचर में हम कितना वर्कआउट करते हैं इस एडवांसमेंट पर डिपेंड करता है। खाली एक सेंटर, खाली पटना इस पे काम करे तो काम नहीं हो सकता। इस पे सारी यूनानी के सारे सेंटर्स को मिलकर अब तक काम नहीं करेंगे, जब तक बल्क हम मार्केट में नहीं करेंगे तब तक ये वर्कआउट होना मुश्किल है। तो लिस्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन पीजी डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट यूनानी कॉलेजेस में जो परफॉर्म हो रहे हैं, देखिए सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये तो कुछ लिस्ट है, छोटी सी एक लिस्ट दी गई है, उन्हीं में से जो प्रोसीजर किए जा रहे हैं, जो मरीज हमें मिलते हैं, जिसपे हम कोशिश कर रहे हैं, इससे हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 100 टाइप्स ऑफ सर्जरीज हैं। तो उसको छोड़ दिए। फिर अब हम रिसेंट एडवांसमेंट पे, अब जाहिर बात है कि स्टरलाइजेशन हम किस तरह करेंगे। पहले स्टरलाइजेशन किसी चीज़ को जला के किया जा सकता था, किसी को गर्म करके कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब बाकायदा उसका प्रोटोकॉल है किस तरह से स्टीम ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, इथिलीन ऑक्साइड, प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, टेबल टॉप स्टरलाइजेशन, बहुत सारे स्टरलाइजेशन के मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, ओजोन स्टरलाइजेशन। तो किस चीज़ को कैसे स्टरलाइज करना है वो हमें उसके बारे में जब आप पढ़ोगे आगे तब उसके बारे में डिटेल पता लगेगा कि ईटीओ का क्या अहमियत है, प्लाज्मा क्या है, ओजोन का क्या है। तो वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। ऑटोक्लेव क्या करता है, ये हार्मोनिक स्कैल्पल सिस्टम है जिसके जरिए ये अल्ट्रासोनिक ऑपरेशन सिस्टम है, अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए इसमें ऑपरेशन होते हैं। ये आयुष में पहला हमारे यहाँ है, हमारे इंस्टीट्यूट में है और इसको हम यूज़ करते हैं। और ये तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिलेगा या किसी मेडिकल कॉलेज में भी, सारे मेडिकल कॉलेज में भी ये अवेलेबल नहीं है। ये हमारे यहाँ इसके इसी तरह बहुत सी मशीनें हमारे यहाँ हैं, जैसे कि निज़ाम ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, बहरहाल उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी समझिए 3-4 महीने के अंदर ये मैंने तकरीबन जो है 1.25 करोड़ के सामान अभी मंगाए हैं, अभी ओटी में आए हुए हैं। ये देखिए बच्चे किस तरह प्रैक्टिस करते हैं ऑपरेशन की, जो मैं साथ में हूँ इनको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इनको सिखा रहा हूँ, इनको हाथ पकड़ के बताया था कैसे सर्जरी करनी है, कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है। ये लिम्बर फ्लैप लगा रहे हैं। लिम्बर फ्लैप एक बड़ा स्किल्ड सर्जन ही कर सकता है, इतना आसान नहीं है लिम्बर फ्लैप लगाना। तो वो इस तरह से जो है वो लिम्बर फ्लैप बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए ये हर्निया का ऑपरेशन चल रहा है, एब्डोमिनल हर्निया क्लोजर चल रहा है, एब्डोमिनल हर्निया मेश रिपेयर है, और ये बाकायदा ये हो रहा है। इसी तरह से आप देखिए एब्डोमिनल हर्निया के दूसरा व्यू है, और बहुत से मैंने ज़्यादा उसमें किया नहीं है। तो इस तरह से अगर हम एंशिएंट सर्जन्स को देखें कि किस तरह से बहुत सारी सर्जरीज वो किया करते हैं, जो हम आज बहुत सर्जरी नहीं करते। हम ब्रेन की सर्जरी नहीं करते, आज हम थोड़े से सर्जरी नहीं कर रहे हैं, आज हम बहुत बड़ी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो एक बंदा सारा काम करता था। तो ये ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, धीरे धीरे यूनानी में ख़त्म हो चुका है, इसको हमें ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और ये फिर हम इसको लाइव कर सकते हैं, और उसमें हमारा भी रोल है, और आप जो नए बच्चे हो आपका भी रोल है, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट बनाना होगा, एक आपको माइंड सेट बनाना होगा, एक आपको ये सिर्फ एक आप में वर्क कल्चर लाना होगा अपने आप में कि हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ये चीज़ करनी है। तो वो चीज़ जब करके हम आगे बढ़ेंगे, एक कंसेप्ट, भाई कोई चीज़ ना मौलियात बुरा है ना अद्विया बुरा है, उसका आप मौलियात कह दो या मेडिसिन कह दो, अद्विया कह दो या फार्माकोलॉजी कह दो, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन काम से फर्क पड़ता है, कौन करता क्या है ये देखना है, अहम देखना ये है। तो एक इंटरेस्ट की बात होती है कि हमें उसमें इंटरेस्ट है, काम करना है कि नहीं करना। जब मुझे पीजी करना था तो हमारा इंटरेस्ट था, उस जमाने में स्टाइपेंड भी नहीं हुआ करता था, और मेरा ये था कि नहीं मुझे तो सिर्फ सर्जरी करनी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, अगर नहीं होगा तो जाके प्रैक्टिस करेंगे वरना सर्जरी करेंगे। अल्लाह ने एहसान किया और हो गया, और
यहाँ हैं, आज हम काम कर रहे हैं, आज अल्लाह का शुक्र है। इससे पहले मैं देवबंद में रहा, वहाँ MS चल रहा है। उसके बाद मैं भोपाल में रहा, वहाँ MS आने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी वहाँ टाइम लगेगा, वहाँ OT वगैरह सब तैयार है। यहाँ हमने MS स्टार्ट किया, आज यहाँ MS चल रहा है। तो ऐसे और कुछ लोगों की ज़रूरत है जो और जगहों पे भी इनको आगे बढ़ाएं और काम करें और उसमें अपनी जाफिशानी लगाएं, जिससे हम सर्जरी को दोबारा रिवाइव करके डिफरेंट ब्रांचों में तकसीम कर सकें। अभी तो पहले जनरल सर्जरी को एस्टेब्लिश करने की नीड है, फिर आगे चल के हम बाकी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यूरोप ने जिस तरह से अडॉप्ट किया, हमें अडॉप्ट करके और अपना एडवांसमेंट करके आगे बढ़ गए। आज हम एडवांसमेंट ना करें, बल्कि उसको हम जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स को अडॉप्ट कर लें, तो वो टेक्निक्स को अडॉप्ट करके उसका हम यूटिलाइजेशन स्टार्ट करें। तो जो मॉडर्नाइज सर्च वर्क्स आर फाइनली ट्रांसमिटेड इनटू देयर हैंड्स डिस्पाइट हैविंग रिच लिटरेचर रेंडर्ड बाय यूनानी स्कॉलर्स एंड वर्क डन बाय द यूनानी अरब्स, the knowledge has been transferred and unfortunately we are the followers in today's scenario। पहले वो मेरे फॉलोअर थे, आज हम उनके फॉलोअर हो गए हैं, बस इतना सा फर्क है। इसी सिनेरियो को चेंज करने की नीड है। Intense need to come to front line for the new era of development and production of surgical hands in यूनानी फील्ड। क्योंकि मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया है, मैंने थोड़ा सा फास्ट भी किया है इसमें, थोड़ा सा शॉर्ट भी किया, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हम खाली ये बताना चाह रहे थे कि सर्जरी है क्या, यूनानी में इसका कंसेप्ट क्या है, और यूनानी में एनेस्थीसिया क्या है, और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, और तमाम लोगों का, और अल्लाह ताला का ख़ास तौर से, और बाकी वहाँ लोगों का, बच्चों का खुसूसी तौर से कि बच्चों ने बैठ के और थोड़ा से हमें वक्त दिया और इस चीज़ को सुना। तो ये हमारे लिए बड़ी उसकी बात है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी करे, खैर का मामला करे, अच्छा करे, और आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करे और आप इसमें आगे बढ़ें और चीज़ों को करें। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातों से कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। शुक्रिया आप सभी का। मेरे ख्याल से मैंने वक्त किया। Assalamu alaikum. जी बात। Sir, as you said that Bukarad proposed the treatment for fracture, that reduction and immobilization being performed, that is followed till date. And by the term immobilization, and I am getting that the part that has been fractured needs to be stopped. That needs to be stopped from mobility. But I'm not getting the exact meaning of the word reduction in this concept. Can you please elaborate the word please. reduction in this concept? Yeah. Bukarad told the main concept of orthopedics, reduction and immobilization, and in the case of fracture. Today, is the immobilization and fracture 2 steps. Either closed reduction and immobilization or open reduction and immobilization. 2 types of reductions are there. The closed reduction, on that time only they they do the closed reduction only. Closed reduction and immobilization. But the advancement is that now the multiple fracture is there. So on that time you don't go for the closed reduction. And that time you have to start the open reduction after anesthesia. On that time anesthesia is not much advanced. That is why only close reduction on that time. But concept will be same, reduction and immobilization. In this stage, now today's all the orthopedics department, there's 2 types of reduction and immobilization. One closed, that means there's no need of operation only in the case of simple fracture. But in case of multiple fracture, in compound fracture, in compressed fractures, in any other type of fracture, you go for the open and open reduction, either by the plating, either by the nailing, either by the other things. The concept is same, reduction and immobilization. You have to do the reduction and immobilization either by the close, either by the open. The concept was given by the Bukarad. That is why I am told you the concept will be same. Today is implemented in orthopedic section, the reduction and immobilization in case of fracture. Okay? So there is a question. Can you name a few surgeries allowed by the government to be operated by Unani surgeon in present time? It is very good and silly question. Because of that, no authority can give you the neither of the MBBS student or MS student of the modern medical, that is degree speak itself. Nobody provide by the list to have to do the surgery. What type of degree you have? For example, you go for the ENT surgeon, they only go for the ENT surgery, but they don't have any list of surgeries, how you do perform and what type of surgery you do. In case of Unani, if you are passed by the any recognized medical college, and that degree was adopted by the statutory body, you have to do this. Either by the medicine. In medicine, nobody knows
nobody told, nobody told what type of fever they want to treat and give the list by the CCIM or NCISM. No, the degree speak itself. If you go for the anything, the question is very silly. Nobody provide the list. Is it MS general surgery? You go for the general surgery. Thank you, sir. Next. Any other question? हाँ निजाम, कोई और सवाल है? डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके सर से पूछिए। सर एक क्वेश्चन मेरे तरफ से ये है कि सर जैसे कि बीओएमएस करने के बाद एनआईएम से या फिर एएमयू से एमएस कर लेते हैं लोग, तो जब वो प्रैक्टिस में जाते हैं सर तो उनको किन किन मतलब कोई मेडिको लीगल प्रॉब्लम, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ सकता है? अगर आता है तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? जी। देखिए अभी तक तो नहीं आया किसी को। कई बार केसेस भी हुए हैं, केसेस होते हैं हमेशा नेग्लिजेंसी पे, केसेस होते हैं हमेशा नेग्लिजेंसी पे, चाहे मॉडर्न का हो, चाहे यूनानी का हो, चाहे आयुर्वेदा का हो। कोई भी स्टेचुरी बॉडी आपको ये नहीं कहती आप सर्जरी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं लिखा है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, मॉडर्न मेडिसिन का एक कंपल्शन है कि मॉडर्न मेडिसिन आप यूज़ नहीं कर सकते, इवन अनटिल अनलेस कुछ स्टेट्स आपको अलाउ करते हैं, जैसे महाराष्ट्र अलाउ करता है कि आप मॉडर्न मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट से यूपी गवर्नमेंट कहती है ये एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सर्जरी नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो है स्टेचुरी बॉडी हमें अलाउ करती है, यूपी में जैसे आजमगढ़ में हमारे साथी हैं सर्जरी कर रहे हैं, अलीगढ़ में सर्जरी, बड़े बड़े सिटीज़ में सर्जरी, हम यहाँ बेंगलोर में कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक के लिए कभी कभी हमें किसी सर्जन्स को रखना पड़ता है एलोपैथिक दवा लिखने के लिए कि वो साइन करे, क्योंकि एलोपैथिक दवा के लिए हम ऑथराइज नहीं है। जो बात हकीकत है, वो ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। आमतौर से जब हम सर्जरी करने लगते हैं तो हमारी टीम बन जाती है, क्योंकि अकेला आदमी सर्जरी नहीं कर सकता, तो एक आध सर्जन हमें चाहिए ही होता है, चाहे वो मॉडर्न का हो चाहे यूनानी का हो, तो टीम वर्क होता है, तो मिल के ही काम करते हैं। और अभी तक बहुत से केसेस भी हुए हैं यूनानी वालों पर, जैसे मॉडर्न वालों पर होते हैं वैसे यूनानी वालों पर होते हैं, आयुर्वेदा पर होते हैं, लेकिन किसी को कोई कंपल्शन नहीं हुआ है। हाँ, एक बंदा अब तक जो है कुछ दिन तक जेल गया हुआ है, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ ये था कि उसकी नेग्लिजेंसी में पेशेंट की डेथ हुई थी, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से पेशेंट की डेथ हुई थी, अदरवाइज कोई केस अभी तक नहीं हुआ। सर जैसे कि एक तो जनरल सर्जरी का सर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट सर्जरी से रिलेटेड है सर, जैसे कि एमएस ऑर्थोपेडिक्स, एमएस ईएनटी है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं सर की और दूसरा डिपार्टमेंट? हाँ बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की होती है। मेन मकसद होता है कि हमारे यहाँ जो लोग सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, जो लोग जैसे पहले डिपार्टमेंट हुआ करते थे 4, फिर हुए 7, फिर हुए 10, फिर हुए 14, हुए नहीं हुए। जैसे आपने देखो आपके सामने क्या तदबीर आया नया डिपार्टमेंट, आपके सामने ये है अतफाल आ रहा है नया डिपार्टमेंट, आपके सामने ये एनटी आ रहा है नया डिपार्टमेंट। तो ये बाइफर्केशन जहाँ हमारी टीम होती है सीसीआईएम या एनसीआईएसएम में टीम, वो लोग बहुत ही उस वक्त नैरो माइंडेड होते हैं, वो चीज़ों को इलेबोरेट नहीं करना चाहते, खास तौर से जो सर्जिकल कंडीशंस में वो कभी भी डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। वो ज़्यादातर जो होल्ड है इन पर या तो मौलियात वालों का है, या अदविया वालों का है, या कुलियात वालों का है। वो इन 3 लोग कभी दूसरे डिपार्टमेंट, खासकर क्लिनिकल डिपार्टमेंट को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। जो बात ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, बहुत ही उसके लिए उससे बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ भी बोल रहा हूँ। और वो आप हर जगह देख सकते हैं, जहाँ भी मेन पोस्ट होल्डर्स या जहाँ पास ऐसे लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो कभी भी सर्जरी को इंडोर्स नहीं करते, चाहे वो गायनिक सर्जरी हो, चाहे ऑप सर्जरी हो, चाहे जनरल सर्जरी हो, या कोई और सर्जरी हो। तो सर्जिकल सेक्शंस को वो रूल आउट नहीं होने देते। इवन अभी तक आप देखिए बहुत से डिपार्टमेंट जो सर्जरी छोड़ दी, एनाटॉमी में नहीं होने दिया है पीजी। एनाटॉमी पीजी लोग कहते हैं क्या करना खोल के, क्यों करना, क्यों? जब तक एनाटॉमी नहीं आएगी उसको सर्जरी नहीं आएगी, उसको बाकी चीज़ें नहीं आएंगी।
अब ये धीरे धीरे सर्जरी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम जैसे आप जैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं जो ब्रॉड माइंडेड चाहते हैं हर डिपार्टमेंट फर्टिलिटी बढ़े, तो आप देखिए सर्जरी में यूजी लेवल पे आप देख लीजिए, उसमें ऑर्थोपेडिक्स भी है, उसमें एनेस्थीसिया भी है, उसमें जनरल सर्जरी भी है, उसमें रेडियोलॉजी भी है। क्यों है भाई? अब तक क्यों नहीं बाइफरकेट किया गया? भाई अगर यूजी लेवल पे हम ऑर्थोपेडिक्स को अलग नहीं करेंगे, यूजी लेवल पे एनेस्थीसिया को हम अलग नहीं करेंगे, यूजी लेवल पे हम सिस्टमिक सर्जरी जनरल सर्जरी को अलग नहीं करेंगे, यूजी लेवल पे हम जो है रेडियोलॉजी को अलग नहीं करेंगे, तो सर्जरी वाला ही पढ़ाएगा रेडियोलॉजी, जबकि उसे नहीं आती। सर्जरी वाला पढ़ाएगा एनेस्थीसिया, जबकि उसे नहीं आती। तो ये जानबूझ के इस सब्जेक्ट को खराब करने की कोशिश है। जब तक वहाँ ऐसे लोग नहीं पहुंचेंगे, जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, तब तक इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। पहले यूजी लेवल पर अलग किया जाए, फिर पीजी लेवल पर अलग किया जाए डिपार्टमेंट। जागरूकता लाने की जरूरत है, इसमें हम आपको करें। इस ऐसे मौलियात में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग करो, आप जीआईटी अलग करो, बाकी चीजें अलग करो, जिससे आपको पल्मोनोलॉजिस्ट मिल सके, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मिल सके, आपको आप कार्डियोलॉजिस्ट मिल सके। हमारे यहाँ ही नहीं, क्योंकि हम कंसेप्ट देने ही नहीं चाहते। हम ढाक के 3 पात आज भी बने हुए हैं। तो ये सब हमारी उन्हें लिबरल सोच जब तक नहीं आएगी, अभी जब तक हम कंजर्वेटिव सोच में मौजूद हैं, जब तक वो सोच नहीं आएगी तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें हमारा रोल कम है, आपका रोल कम है, इसमें उन लोगों का रोल है जो वहाँ बैठे हुए हैं और उनको सिर्फ ओबलाइज करने के लिए बुलाया जाता है, ना कि उनको डिसीजन मेकिंग के लिए बुलाया जाता है। जो हम चाहते हैं वो लिख दो बस, खत्म। तो उसमें बी वोकल होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो नई नस्लें हैं हमारे आप जैसी, वो उसमें कोशिश करें। और उम्मीद है कि हर डिपार्टमेंट, खाली यही नहीं बल्कि हम कहते हैं 25 डिपार्टमेंट बनाओ ना, तो ऐसे अपॉइंटमेंट भी बढ़ेंगे, लोगों का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और लोगों का माइंडसेट खुलेगा और उस पर रिसर्चेस और आगे बढ़ेंगे और आगे काम होगा। सर ये आयुर्वेदा में सर एमडी एनेस्थेसिया होता है क्या? सुबह में आया था कि बीएचयू में होता नहीं, होता था लेकिन बंद हो गया। उस पे केस किया गया था उसके जरिए, एमसीआई के जरिए, और वो पहले होता था और मेरे ख्याल तकरीबन 10 साल तक चला वो। अब आयुर्वेदा में एमएस देखिए, प्रोक्टोलॉजी में होता है, जनरल सर्जरी में होता है, रेडियोलॉजी में होता है। आयुर्वेदा में 7 ब्रांच में एमएस होता है लगभग। सर अगर उसके यहाँ एमडी एनेस्थेसिया अगर चलता था सर, क्योंकि ड्यूरिंग एनेस्थेसिया तो जो भी ड्रग देंगे तो यूजुअली ज्यादातर इंट्रावेनस या इनहेलेशनल रूट से ही देते हैं, तो उनके यहाँ पे तो ड्रग का जो फॉर्मुलेशन होता है सर ज्यादातर ओरल रूट से ही है, तो उनके यहाँ कैसे एनेस्थेसिया में ये जानना चाहेंगे। उनके यहाँ एनेस्थीसिया कंसेप्ट एक्चुअल था नहीं, उनका बहुत ही प्रिमिटिव कंसेप्ट है। आपके यहाँ तो काफी अच्छा कंसेप्ट भी है, जैसे उनके यहाँ ऑप्थेल्मोलॉजी कोई कंसेप्ट नहीं है, आपके यहाँ बड़ा कंसेप्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी का। लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने स्टार्ट किया था। अब वो डिप्लोमा लेवल का एक तरह से पीजी डिप्लोमा था वो उसमें तो वो उसमें कर रहे थे, लेकिन उसमें मेनली वो मॉडर्न का 100% यूज कर रहे थे। मॉडर्न का 100% यूज करने की वजह से उस पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि बाहर जाके वो कम पैसे में एनेस्थीसिया दे रहे थे, तो लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ, जबकि वो उनसे बेहतर एनेस्थेटिस्ट थे। तो जब तक हम बल्क में इस चीज को नहीं करेंगे, यानी हर सेंटर खोले और हर सेंटर एक साथ चले। अब जैसे हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में अब मैं ख्याल से 100 के आसपास सर्जन हो पाए होंगे यूनानी के लगभग, अब 23-24 साल में। अगर ये हर सेंटर पे होता तब तक हम थाउजेंड्स होते। जब थाउजेंड्स होते तब हम बाइफर्केशन की बात करते, हमारे एक आध लोग किसी चेयर पे पहुंचते, वहां डिस्कस करते हो, बात करते। तो अब हम जब एनेस्थीसिया चला रहे हैं, तो एनेस्थीसिया एक सेंटर पे अकेला नहीं फाइट कर पाया। गवर्नमेंट जैसे आयुर्वेदा को अभी गजट जारी किया कि उनको सर्जरी ये सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन एमसीआई ने कोर्ट में डाल दिया, मैटर सब जुडिस हो गया। पहले भी मना नहीं था, आज भी मना नहीं है। पहले भी आयुर्वेदिक सर्जरी करते थे, आज भी यूनानी सर्जरी करते हैं, तब भी करते थे। उनको परमिशन अगर वैसे मिल गई, आपको भी वैसे मिल जाएगी। वो कोई तड़ मसला नहीं है, वो तड़ा इशू नहीं है, और मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। सर इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट खोलने की अशद जरूरत है। हमारे पास तो ऐसे ऑप्थेल्मो का अलग डिपार्टमेंट खोला जाए, बाकायदा ईएनटी का अलग खोला जाए। अब ऑप्थेल्मो ईएनटी एक साथ क्लब कर दो तो बेकार हो गया ना डिपार्टमेंट। अब आपने सर्जरी डिपार्टमेंट खोला, इसके साथ ऑर्थोपेडिक्स भी जोड़ दिया, ऑन्कोलॉजी भी जोड़ दिया, फलाना भी जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया भाई? ऑन्कोलॉजी अलग खोलो ना, ऑर्थोपेडिक्स अलग खोलो। आपने मौलियात खोल दिया, मौलियात मींस के जनरल मेडिसिन अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग खोलो ना, जीआईटी अलग खोलो ना, न्यूरोलॉजी अलग खोलो ना। जब तक ये डिवीजन नहीं आएगा, जब तक हमें सोच मुस्बत नहीं हुई। दूसरे क्या है कि हम पीजी करते हैं, पीजी करने के बाद हम पीएचडी कराते हैं। क्यों पीएचडी कराते हैं भैया? आप पीएचडी ऐसा लगता है कि मास्टर जी हो कहीं के। भाई आप जो है सर्जरी में हो तो एमसीएच कराइए, आप मेडिसिन में हो तो डीएम कराइए। हाँ, आपको पीएचडी कराना कुलियात में कराइए, क्या दिक्कत है?
तो जब तक माइंडसेट हमारा नहीं चेंज होगा, हम उस कंजर्वेटिव माइंडसेट से नहीं निकलें कि मेरे बच्चे अब तो एमसीएच करें, उनके बच्चे पीएचडी करें, या मेरे पीएचडी करें, उनके एमसीएच कैसे करेंगे। सिर्फ नोमेनक्लेचर चेंज करना भाई। मार्केट में एक्सेप्टेंस, आप कहोगे मैं पीएचडी सर्जरी हूं, कोई आपके पास आएगा? उसका कोई मास्टर जी हैं कहीं के? आप ये कहो कि एमसीएच इन जनरल सर्जरी है, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, उसी नाम से वैल्यू हो जाएगी चीज। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के माइंडसेट के लिए हमें ओपन हार्टेड और बहुत ही क्लीन लोगों की जरूरत है, जो लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ के हर मीटिंग्स में ऐसे लोगों को चूज करें, पिक करें, जो वहां सही सजेशन दे सकते हो, सही बात कर सकते हो। आज सिर्फ माइट इज राइट है, मैं जो चाह रहा हूँ वही हो, बाकी नहीं। इसीलिए ये सब सिलेबस कैसी तैसी है, एमएसआर की ऐसी की तैसी है, सब कैसी तैसी हो रखी है, सिर्फ उसमें से ओबलाइज करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है और काम होता है। सर डॉक्टर अनस कनेक्टेड हैं आप? डॉक्टर मोहम्मद अनस जी 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 मैं हूँ। जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कंक्लूड करें। सर यूनानी सर्जन मेजर सर्जरी क्यों नहीं? किस मना किया? हम तो कर रहे हैं, सारी सर्जरी कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी भी कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? अभी हम मेट्रो सिटी में बैठे कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े सिटीज में से एक सिटी है। कहाँ लिखा है नहीं कर सकते? कौन कह रहा है नहीं कर सकते? वो कोई एक लिखा हुआ कहीं दिखा दीजिए कि सीसीआई में लिखा है या एनसीआईसी में लिखा है, किसने लिखा है कि नहीं कर सकते, या कोई सिलेबस में लिखा है कि आप नहीं कर सकते। ये हमारा अपना माइंडसेट हमने खुद से बना रखा है, हम यूनानी के हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हमें करना नहीं है, क्योंकि हमें करना नहीं है। हम डिपार्टमेंट आते हैं, क्लास नहीं लेते एज ए टीचर, हम आते हैं कि बस कोई सोचते बच्चे अटेंडेंस देते हैं, मैं चला जाऊँ अपने घर। तो क्योंकि जब हम अपने वर्क कल्चर नहीं लाएंगे, हम करके नहीं दिखाएंगे, हम तो करके दिखा रहे हैं। और एक माइंड से जैसे कि इन्होंने बताया निजाम ने, मैंने एक यहाँ की ओटी, बाकी भोपाल की ओटी, कई ओटी, देवबंद की ओटी सब बना के दिखाई, हम चला के दिखा सकते हैं। आज अलीगढ़ जैसे जगह पे एनआईएम की मिसाल दी जाती है कि वहाँ यूनानी सर्जरी कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? वहाँ ओटी में ये चीज़ आ सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? अब हम उसी लकीर को पीटते रहेंगे कि हम ये नहीं कर सकते। ये तो हमने बनाया ना, किसने कहा नहीं कर सकते? हु टोल्ड? एनसीआईसी ने कहा, सीसीआईएम ने कहा, कॉलेज ने कहा, सिलेबस ने कहा, स्टैट्यूटरी बॉडी ने कहा, किसने कहा? किसने कहा नहीं कर सकते? इवन कोर्ट भी नहीं करी नहीं कर सकते। कहाँ कह रही नहीं कर सकते? कई केस कोर्ट में बात फाइनलाइज कर दिया, नहीं इनका सिलेबस है, इनको पढ़ाया गया है, इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनका जो सिलेबस है वो स्टैट्यूटरी बॉडी से अडॉप्टेड है। अगर कई कोर्ट केस हो चुके हैं लोगों पर, जो मरी हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। तो ये एक चीज जो हमारे जहन, हमें अपने जहन को पहले साफ करना होगा कि हम किसने कह दिया हम नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी चीज। तो जब हमने पहले सोच लिया, दौड़ने से पहले ये खड़े होगा कि मैं हार चुका हूँ, तो मैं दौड़ूंगा ही ना, फिर तो क्योंकि मुझे दौड़ना नहीं है, इसलिए हम हार गए। जब आप करके दिखाएंगे तभी कमी बेशी आएगी, तभी कमी आएगी। सर सर कुछ एलोपैथ सिलेबस यूनानी पैथी में क्यों ऐड किया गया है? क्या हम यूनानी से प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? देखिए, दो चीज है, ट्रीटमेंट अलग। देखिए मैंने आपको बताया 3 मॉडलिटीज है ट्रीटमेंट की, एक है ड्रग के जरिए सर्जरी में, दूसरा इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तीसरा है सर्जरी के जरिए। ठीक है, ड्रग अलग चीज है। अभी आप अगर ड्रग से ट्रीट नहीं कर सकते, दूसरे कहते हैं यूनानी सर्जरी क्यों इंक्लूड है? दोनों आपका ही कंसेप्ट अलग है। ड्रग अलग चीज है और वो चीज अलग है। ड्रग से जिन दवाओं का इलाज हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पाइल्स का, पाइल्स की 1st डिग्री 2nd डिग्री आप दवा से इलाज करिए, किसने मना किया? यूनानी से इलाज करिए, ठीक होगा मरीज। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो दवाओं से इनिशियल स्टेज में ठीक हो जाती है, लेकिन हर्निया हो गया किसी को, दवा से नहीं ठीक होगा। अब हर्निया ना मॉडर्न का है, ना यूनानी का है, ना आयुर्वेद का है। हर्निया तो आपको ट्रीट करना है। गाल स्टोन हो गया है तो आपको दवा से ठीक नहीं होगा आज की डेट में। अभी डेट में अभी तक कोई दवा नहीं बनी जो क्यों ठीक करती है उसको, ना कोई क्लेम करता है इसको। हाँ, रिनल अगर स्टोन है, साइज 0.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, दवा से करिए ना। किसने कहा सर्जरी करिए रिनल स्टोन की? मत करिए रिनल स्टोन की सर्जरी भाई 0.5 mm में। तो आपको ये सोचना है कि किस डिजीज को, एक डिजीज प्रोसेस होता है, एक होता है सर्जिकल डिसीज, तो एक होता है प्योर सर्जिकल डिजीज, एक होता है सर्जिकल डिजीज है। पाइल्स से सर्जिकल डिजीज है, पाइल्स से मेडिसिन वाला ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, वो उसकी स्टेजेस नहीं डिसाइड कर सकता, तो उसको नहीं पता कि मेडिसिन से ठीक होगा कि नहीं होगा। एक सर्जन जो है वो उसका एग्जामिनेशन कर सकता है, उसकी स्टेज डिसाइड कर सकता है, उसको कह सकता है ये मेडिसिन से ठीक होगा, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। जिसकी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा उसकी सर्जरी होनी है, और जो मेडिसिन से ठीक हो सकता है वो। अब जैसे पाइल्स का ट्रीटमेंट है, यूनानी ने बताया, अबुल कासिम ज़ुहरावी ने बताया, बाकी लोगों ने बताया कि इसको जो है पता कर दिया, यानी हेमराइडेक्टमी कर दी जाए।
आज हेमेरेक्टमी होती है, अब वो चाहे आप कन्वेंशनल मेथड से करें, चाहे आप लेजर से करें, चाहे आप जो है सीलर से करें, चाहे आप जो है उसकी स्टेपलर से करें, जैसे भी करें, करना आपको हेमेरेक्टमी, कंसेप्ट इज सेम, एडवांसमेंट इज डिफरेंट, कंसेप्ट इज सेम, तो वो हमें करना है। तो मॉडर्न सिलेबस की जहाँ तक बात, मॉडर्न सिलेबस हमारे पास कुछ नहीं है, डिजीज होती है, डिजीज। अब आप कहते हो कि आपने उसको बवासीर कह दिया, अब वहाँ कह दिया उसको पाइल्स या हेमराइड कह दिया, तो मॉडर्न नहीं हो गया, वो उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया, मॉडर्न कहाँ से हो गया? हाँ भाई, और किसी को कोई क्वेरी है? और किसी के जहन में कोई सवाल हो तो सर। भाई आप कभी यहाँ आए, यहाँ के आप देखिए यहाँ क्या सर्जरीज हो रही है, किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट कैसा है, ओटी कैसी है, CSSG कैसा है, जो हम यूनानी में कंसेप्ट ही नहीं है, सेंट्रलाइज स्प्लाइस सप्लाई डिवीजन का, वो कैसा है, हमें अभी कंसेप्ट हमने अडॉप्ट ही नहीं किया, दिल से कबूल ही नहीं किया कि सर्जरी हो सकती है। जैसे मैं बताऊँ, ज़करिया राजी ने जरासीम का नजरिया दिया, तो जरासीम का नजरिया क्यों दिया था? जरासीम को मारने के लिए दिया था ना, खाली इसे थोड़ी कहा था कि गोश्त लटका और अस्पताल बनाओ, बल्कि जरासीम का नजरिया था, और जरासीम कुछ अद्वियात आपको बनानी चाहिए थी। आज तक जरासीम कुछ अद्वियात 1400 साल में नहीं बनी, 1200 साल 1300 साल में क्यों नहीं बनी, इसकी कमी? अब हम कहते हैं साहब हम जरासीम तो मॉडर्न का है कि यूनानी का है, तो आज हम खुद कंफ्यूज हैं, हमें करना क्या है, हम जाएं किधर, इधर जाएं उधर जाएं, क्यों? हम अपनी ही चीज़ों को भी भूल चुके हैं और हम करना भी कुछ नहीं चाहते हैं, यही फ़र्क है। मेन फ़र्क है कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ बैठ के अपनी सैलरी लेना चाहते हैं। एज ए टीचर मैं खुद, कि मुझे कुछ ना करना पड़े। हमारे यहाँ 3:30 बजे रात में भी सर्जरी हो, रात में 10 बजे भी हो, सुबह 9 बजे भी हो, 8 बजे भी हो, कोई हम टाइम पे नहीं आते कि हमें 9:30 से 5 तक यहाँ रहना है। नो, कभी हो जाए हम कर लेंगे आके। तो अब लेटेस्ट एडवांसमेंट अगर हमारे बच्चे नहीं देखेंगे जो एमएस कर रहे हैं, तो वो मरूब नहीं होंगे, वो डरेंगे हर जगह बाहर जाके। तो हमारा कंसेप्ट ये, मेरा तो कंसेप्ट ये कि फ्यूचर में मैं इसको रोबोटिक सर्जरी तक ले जाना चाह रहा हूँ। रोबोटिक सर्जरी हो, पीडियाट्रिक सर्जरी हो, बाकी सर्जरी, अभी मेरा कंसेप्ट है इंडोस्कोप लाने का, कोलोनोस्कोप लाने का, बाकी चीज़ें करने का। आज क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट पूरी ओटी मेरी जर्मनी और यूएस की पूरी बनी हुई है इस वक्त। तो यूनानी में कोई इमेजिन नहीं और सोच भी नहीं सकता कि वो कैसे होगा। करोड़ों करोड़ों रुपए उसमें लगे हुए हैं, पैसे सैंक्शन कराना, लाना, करना आसान काम नहीं है, तो एफर्ट लगता है। खाली ये कह देने से कि हम भी आते हैं, जैसे हमारे पहले 7 साल पहले से बहुत से लोग थे वो नहीं करते थे सर्जरी, आराम से, उनको भी तनख्वाह उतनी मिलती थी, हमको भी तनख्वाह मिलती, हम भी ऐसे ही पड़े रहते। हमारे बच्चे क्या सीखते, क्या एमएस करके निकलते, वो भी सोचते शायद ऐसे ही होता होगा यूनानी में, बल्कि होता नहीं है। हमने बना रखा है, अपने हालात को हम सुधारना नहीं चाहते। हम खुद जब तक अपनी नीयत को साफ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने को ग्रो नहीं करना चाहेंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मालियात हो, अदबिया हो, सर्जरी हो, कोई भी डिपार्टमेंट, गायनिक हो। यहाँ गायनी डिपार्टमेंट है, बहुत पुराना है, लेकिन वो नहीं हो अपने को अपने लोग की तरह कहते हैं साहब मुझे क्या करना, हम तो यूनानी के लोग हैं। हम भी कहते हैं हम तो यूनानी के लोग हैं, तो मेरी सैलरी 1 रुपये कम नहीं होगी, मुझे सैलरी उतनी मिलेगी, मैं ओटी बंद कर दूँ आज भी सैलरी उतनी मिलेगी। लेकिन हमको गवर्नमेंट ने नहीं कहा, हम तो डायरेक्ट आयुष में है ना, हमें गवर्नमेंट नहीं कहा कि आप सैलरी, आप जो है सर्जरी ना करो, आप बंद कर दो, जिस दिन कहेगी उस दिन बंद कर देंगे। लेकिन नहीं कहा, स्टेट ने नहीं कहा, सेंटर ने नहीं कहा, स्टैट्यूटरी बॉडी ने नहीं कहा, इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा। तो आप कैसे कर सकते हो कि हम यूनानी वाले मेजर सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ निजाम, हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, कौन? अनस? जी सर, जी सर। हाँ अनस, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। आपने वाकई सर्जरी जैसे अहम सब्जेक्ट का बिल्कुल हक अदा कर दिया। यकीनन सर आपसे हमें यही तवक्को थी। ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी तिब्ब की तालीम का आगाज़ करने जा रहे हैं। जी जी। इस शुरुआती दौर में सर्जरी जैसा अहम मजमून, जो जैसा कि आपने बताया कि इसको बहुत नज़रअंदाज किया जाता है और आम रुझान ये पाया जाता है कि यूनानी में सर्जरी नहीं है या नहीं हो सकती। तो इस ताल्लुक़ से सर आपने वाकई जो है दिलो दिमाग को रोशन भी किया और ये यकीन भी दिलाया कि सिर्फ करने की बात है, वरना ना करने के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, करने का है। और आपने बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े एक्सप्लेनेटरी वे में सर्जरी क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और डिफरेंट जो यूनानी फील्ड के जो स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने अपना इसमें हिस्सा
इर्तिका में, डेवलपमेंट में दिया है, बड़ी तफसील से वजाहत से सर आपने इसको पेश किया। ख़ास तौर पे इब्नुल क़ुफ़ जो बिल्कुल जिन्होंने एनास्थीसिया की बुनियाद रखी, किताबुल उम्दा फिल जराहा उनकी किताब सदियों तक यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ाई जाती रही, और किस तरीके से नामों को तब्दील करके यूरोप वालों ने जो है इसको अपने यहाँ रखा हुआ है, हालांकि तमाम चीज़ें यूनानी तिब से जुड़ी हुई वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से अबुल कासिम ज़हरावी बहुत ही अहम नाम है, जिनको हम फादर ऑफ ऑपरेटिव सर्जरी कहते हैं, और डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ थे उस पर डिफरेंट अतिबा के क्या कारनामे रहे हैं। उसके बाद फिर आपने इब्न ज़ोहर की किताब तहसीर का सर आपने जिक्र किया, वाकई फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, और इसके बाद डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स थे उसके पर आपने बात करी बड़े वाज़ेह अंदाज में। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि ये कितना अजीम वर्षा हमारे पास मौजूद है जो तिब यूनानी से जुड़ा हुआ है, और हम यूनानी तिब के लोग अभी इसी पसोपेश में हैं कि क्या हम सर्जरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो हमारी है या नहीं है, जबकि पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पूरी एक हिस्ट्री है। और आज मौजूदा दौर में जो बहुत सारे आलात, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसी दौर के हैं और उसी की ही बदली हुई शक्लें हैं या मॉडिफाइड फॉर्म हैं। आपने सर बड़े वाज़े तौर पर ये भी बताया कि हमारे यहाँ जो एमएस का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, लेप्रोस्कोपी से लेकर ऑन्कोलॉजी या प्लास्टिक सर्जरी और डिफरेंट एरियाज़। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो हमारा सिलेबस एमएस का है यूनानी बीएमएस करने के बाद, वो कहीं से भी किसी भी कोई हिंड्रेंस नहीं है, और हम अपना एमएस का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो तमाम सर्जरी करने के कैपेबल हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं। सर आपने लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स बताए जो डिफरेंट यूनानी कॉलेजेस में आपने कराया, और उसके बाद स्टरलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड्स, फिर आपके यहाँ सेंटर में एनआईएम बंगलौर में हार्मोनिक स्काल्पेल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। सर आपने वाकई आप इसके सर मुबारकबाद मुस्तहिक हैं, और जैसा कि निज़ाम साहब ने बताया कि वाकई सर ने सर्जरी को एक तरीके से जिंदा और जावेद किया है हिंदुस्तान में। आपने बीएमएस और एमएस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करने के बाद देवबंद से अपने की शुरुआत, और इब्तदाई दौर से आपने वहाँ पर मैनेजमेंट और वहाँ का ओटी एस्टेब्लिशमेंट और वहाँ के हॉस्पिटल और सर्जरीज, उसके बाद फिर भोपाल, उसके बाद फिर एनआईएम तक पहुँचते पहुँचते आपने एक तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो मॉडर्न हम सब कुछ कर सकते हैं, बस करने की चाहत चाहिए। यकीनन सर ये लेक्चर बड़ा करामत, बड़ा मुफीद रहा हमारे इन तलबा के लिए, हम असातिज़ा के लिए। सर आप उस्तादुल असातिज़ा हैं, आप हमारे भी उस्ताद हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज इन तलबा को एक एक्सपर्ट सर्जन के ज़रिए बिल्कुल इब्तदाई दौर में सुनने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि आपका ये जो एक तरीके से मोटिवेशनल जो लेक्चर था, जो और जो तरीके से सर्जरी जैसे अहम मौजू पर बहुत ही मुफीद और कारामद रहा, इन तलबा के लिए बड़ा ही उम्मीद अफ़ज़ा होगा, हौसला अफ़ज़ा होगा, और यूनानी फील्ड में करने के बड़े मौक़े हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आपने ये कहा कि आप इसको करके दिखाइए, करने आपने सबको बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े वजाहत के साथ कहा कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, टेक्निक्स का आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर मॉडर्न मेडिसिन की, एलोपैथिक मेडिसिन की हमें ज़रूरत है, के लिए हम अलग से एलोपैथिक डॉक्टर स्कीम की शक्ल में हम काम करते हैं। तो यकीनन सर ये बड़ा मुफीद और कारामद लेक्चर हम लोगों के लिए रहा। हम आपके बहुत ही मशकूर और इंशाअल्लाह सर आपसे आइंदा हम इसी तरीके से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। सर एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त आपके साथ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और इन बच्चों की है ज़िंदगी में खूबसूरत नसीब वाला बनाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हम डॉक्टर शाह आलम साहब को सुन रहे थे, तो मुझे लगा